हेलो दोस्तों। आज की खास इराबाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी जेपी मॉर्गन चेस कंपनी की। मुझे पता है भाई कि आप भी कुछ न कुछ व्यवसाय करते होंगे और आपको भी इस आई बुक में से एक प्रेरणा मिलेगी कि एक छोटे व्यवसाय को बड़ा और सफल कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं आरंभ, बैंकिंग की दुनिया में विश्वास की नींव। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका एक नए राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन आर्थिक संरचना अभी निर्माणाधीन थी। व्यापारियों को सुरक्षित लेन देन की आवश्यकता थी, किसानों को ऋण चाहिए था, उद्योगों को पूंजी की जरूरत थी और नागरिकों को ऐसी संस्थाओं की तलाश थी जिन पर वे अपने जीवन भर की बचत सौंप सकें। इसी ऐतिहासिक वातावरण में उन वित्तीय संस्थाओं की नींव रखी गई जिनकी विरासत आगे चलकर जेपी मॉर्गन चेस के रूप में विकसित हुई। उस समय बैंक केवल पैसे रखने की जगह नहीं थे, वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। बैंक व्यापारियों को भुगतान की सुविधा देते थे, उद्योगों को विस्तार के लिए संसाधन उपलब्ध कराते थे और लोगों में ये विश्वास जगाते थे कि आर्थिक प्रगति संभव है। एक मजबूत बैंक का अर्थ था एक मजबूत समुदाय। जिस शहर में विश्वसनीय बैंक मौजूद होता, वहां व्यापार अधिक व्यवस्थित रूप से बढ़ता, निवेशकों का भरोसा मजबूत होता और नई संभावनाओं के द्वार खुलते। न्यूयॉर्क उस समय तेजी से उभर रहा था, बंदरगाहों के कारण व्यापार बढ़ रहा था और ये शहर धीरे धीरे अमेरिका की वित्तीय राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इसी दौर में मैनहट्टन कंपनी की स्थापना हुई। प्रारंभिक उद्देश्य शहर को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन इसके साथ बैंकिंग की अनुमति भी शामिल थी। यही दूरदर्शी व्यवस्था बाद में बैंकिंग इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। समय के साथ ये संस्था विकसित होकर अमेरिकी वित्तीय जगत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। मैनहट्टन कंपनी की कहानी ये दिखाती है कि महान संस्थाएं कभी-कभी ऐसे उद्देश्यों से जन्म लेती हैं जिनका प्रभाव भविष्य में कहीं अधिक व्यापक हो जाता है। एक स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई गई संस्था ने धीरे धीरे लाखों लोगों के आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाली वित्तीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। ये विकास संयोग मात्र नहीं था, इसके पीछे अनुशासन, भरोसा और बदलते समय के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता थी। उधर 19वीं शताब्दी में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति का विस्तार होने लगा। रेल मार्गों का जाल बिछ रहा था, कारखाने स्थापित हो रहे थे, इस्पात उद्योग बढ़ रहा था और बिजली जैसी नई तकनीकें अर्थव्यवस्था को बदल रही थीं। इन सभी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर पूंजी और वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता थी। ऐसे समय में बैंकिंग जगत में एक ऐसा नाम उभरा जिसने वित्तीय दुनिया की दिशा बदल दी, जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन ने बैंकिंग को एक उच्च स्तर की जिम्मेदारी के रूप में देखा। उनके लिए वित्त केवल संख्याओं का खेल नहीं था, ये विश्वास, नेतृत्व और आर्थिक संरचना का आधार था। उन्होंने उद्योगों को पूंजी देने के साथ साथ उन्हें संगठित करने, प्रबंधन सुधारने और स्थिर बनाने का कार्य किया। उनकी कार्यशैली में गहन अध्ययन, कठोर मानक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण शामिल थे। मॉर्गन की सबसे बड़ी शक्ति थी प्रतिष्ठा। निवेशक जानते थे कि यदि किसी परियोजना के पीछे मॉर्गन का समर्थन है तो उस योजना का गंभीर विश्लेषण किया गया है। उद्योगपति जानते थे कि मॉर्गन केवल पूंजी नहीं लाते, बल्कि अनुशासन और संरचना भी साथ लाते हैं। सरकार और बाजार जानते थे कि संकट के समय वे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये विश्वास वर्षों के लगातार जिम्मेदार निर्णयों का परिणाम था। उस युग में आर्थिक संकट समय समय पर आते थे, बाजारों में अनिश्चितता फैलती थी, निवेशक घबराते थे और कई संस्थाएं कमजोर पड़ जाती थीं। ऐसे अवसरों पर मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती थी। मॉर्गन ने कई बार विभिन्न बैंकों और निवेशकों को एक साथ लाकर वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे ये सिद्ध हुआ कि एक विश्वसनीय संस्था पूरे आर्थिक तंत्र को संभालने में योगदान दे सकती है। मॉर्गन की सोच में एक मूल सिद्धांत था, दीर्घकालिक सफलता का आधार चरित्र होता है। वे उन लोगों और संस्थाओं के साथ काम करना पसंद करते थे जो अनुशासित हों, जिम्मेदार हों और अपने वादों का सम्मान करें। यही मूल्य आगे चलकर उनकी बैंकिंग विरासत का स्थायी हिस्सा बने। जेपी मॉर्गन नाम केवल एक ब्रांड नहीं बना, वो गुणवत्ता, गंभीरता और भरोसे का प्रतीक बन गया। उसी समय बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का महत्व भी बढ़ रहा था। व्यापारी तेज और सुरक्षित भुगतान चाहते थे, उद्योगपति विस्तार के लिए विश्वसनीय वित्तीय साझेदार चाहते थे, परिवार अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते थे। जो संस्थाएं इन आवश्यकताओं को समझती थीं और लगातार भरोसेमंद सेवा देती थीं, वही लंबे समय तक टिकती थीं।
यह सिद्धांत बाद में जेपी मॉर्गन चेस की संस्कृति का केंद्रीय स्तंभ बना। अमेरिका का आर्थिक विस्तार इस बात का प्रमाण था कि मजबूत वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीय प्रगति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रेलवे नेटवर्क, औद्योगिक उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी विकास, इन सभी के पीछे वित्तीय संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बैंक पूंजी, परामर्श, जोखिम प्रबंधन और विश्वास प्रदान करके इस परिवर्तन के अदृश्य वास्तुकार बन गए। धीरे धीरे बैंकिंग जगत में दो परंपराएं स्पष्ट रूप से विकसित हुईं। पहली परंपरा थी समुदाय और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने वाली संस्थाओं की, दूसरी परंपरा थी बड़े उद्योगों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संरचना प्रदान करने वाली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। जेपी मॉर्गन चेस की भविष्य की सफलता इस बात में निहित थी कि उसने इन दोनों परंपराओं की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाया। प्रारंभिक वर्षों में स्थापित सिद्धांत अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली थे। पहला, विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरा, संकट के समय स्थिरता बनाए रखना संस्था की असली परीक्षा है। तीसरा, ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ विकसित होना आवश्यक है। चौथा, प्रतिष्ठा वर्षों में बनती है लेकिन क्षणों में खो सकती है। पांचवां, दीर्घकालिक दृष्टि अल्पकालिक उतार चढ़ाव से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन सिद्धांतों ने केवल व्यापारिक सफलता नहीं दी, उन्होंने ऐसी संस्थागत कृति का निर्माण किया जो पीढ़ियों तक कायम रही। कर्मचारी जानते थे कि उनका कार्य केवल लेन देन पूरा करना नहीं है, बल्कि विश्वास अर्जित करना है। नेतृत्व समझता था कि निर्णयों का प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता, वे ग्राहकों, उद्योगों और व्यापक समाज को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, न्यूयॉर्क वैश्विक वित्त का केंद्र बनने लगा। दुनिया भर से निवेश, व्यापार और प्रतिभाएं इस शहर की ओर आकर्षित हुईं। यहां प्रतिस्पर्धा तीव्र थी, लेकिन अवसर भी विशाल थे। जो संस्थाएं उच्च मानकों और विश्वसनीयता के साथ काम करती थीं, वे असाधारण रूप से विकसित हो सकती थीं। यही वातावरण उन संस्थाओं के लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ जो आगे चलकर जेपी मॉर्गन चेस का हिस्सा बनी। प्रारंभिक बैंकिंग संस्थाओं की सफलता किसी एक उत्पाद या सेवा पर आधारित नहीं थी। उनका वास्तविक बल उनकी प्रतिष्ठा, शासन व्यवस्था, नेतृत्व और अनुकूलन क्षमता में था। उन्होंने बदलते आर्थिक परिवेश के साथ स्वयं को विकसित किया, नई तकनीकों को अपनाया और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी सेवाओं का विस्तार किया। यही अनुकूलनशीलता दीर्घकालिक सफलता की पहचान बनी। इस दौर ने एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। आकार से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वसनीयता। एक संस्था बड़ी हो सकती है, लेकिन यदि लोग उस पर भरोसा नहीं करते तो उसका प्रभाव सीमित रहता है। दूसरी ओर, जो संस्था अपने वादों का पालन करती है, पारदर्शिता बनाए रखती है और संकट के समय भी स्थिर रहती है, वो धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला बन जाती है। मैनहट्टन कंपनी की ग्राहक उन्मुखी प्रतिभा और जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन की अनुशासित वित्तीय दृष्टि, दोनों ने मिलकर भविष्य की उस संस्था के लिए वैचारिक आधार तैयार किया जो दशकों बाद विश्व की अग्रणी बैंकिंग संस्थाओं में शामिल हुई। एक परंपरा ने लोगों का विश्वास अर्जित किया, दूसरी ने बड़े पैमाने पर आर्थिक संरचना को संगठित किया। दोनों का संयोजन असाधारण था। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी महान कंपनी की सफलता अचानक नहीं होती। वो छोटे छोटे निर्णयों, सुदृढ़ सिद्धांतों, कठिन समय में लिए गए जिम्मेदार कदमों और वर्षों तक बनाए गए विश्वास का परिणाम होती है। जेपी मॉर्गन चेस की कहानी भी इसी क्रमिक विकास की कहानी है। जब हम आज इस संस्था को देखते हैं तो उसके पीछे केवल आधुनिक तकनीक, वैश्विक उपस्थिति या विशाल संचालन तंत्र नहीं दिखाई देता। उसके पीछे 2 शताब्दियों से अधिक समय तक विकसित हुई एक संस्कृति दिखाई देती है। ऐसी संस्कृति जो कहती है कि वित्तीय शक्ति का वास्तविक अर्थ जिम्मेदारी, स्थिरता और विश्वास है। अध्याय 1 का सार यही है कि जेपी मॉर्गन चेस की सफलता की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। उस नींव में शामिल थे समुदाय की सेवा, उच्च नैतिक मानक, अनुशासित नेतृत्व, संकट प्रबंधन की क्षमता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। यही मूलभूत तत्व आने वाले वर्षों में अनेक विलयों, नवाचारों और विस्तारों के माध्यम से एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो विश्व वित्त के केंद्र में खड़ी होगी। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न बैंकिंग परंपराएं एक साथ आईं, कैसे बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने नए अवसर और चुनौतियां पैदा की और कैसे ये संस्था निरंतर विकसित होकर आधुनिक बैंकिंग जगत की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बनी। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं औद्योगिक अमेरिका और जेपी मॉर्गन का उदय। तो 19वीं शताब्दी का मध्य और उत्तरार्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का ऐसा काल था जिसने देश की आर्थिक संरचना को मूल रूप से बदल दिया था। खेतों और छोटे व्यापारों पर आधारित अर्थव्यवस्था तेजी से उद्योगों, रेल मार्गों, कारखानों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के युग में प्रवेश कर रही थी। अमेरिका विशाल भूभाग वाला देश था
और इस विशालता को आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए पूंजी, संगठन और विश्वास की आवश्यकता थी। इसी ऐतिहासिक परिवर्तन के केंद्र में एक नई वित्तीय व्यवस्था विकसित हुई और उसी व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां वित्त, अनुशासन और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता था। उनके पिता जूनियस स्पेंसर मॉर्गन स्वयं एक सम्मानित बैंकर थे और उन्होंने अपने पुत्र को यह सिखाया कि बैंकिंग केवल धन अर्जित करने का साधन नहीं, बल्कि चरित्र और जिम्मेदारी का व्यवसाय है। युवा मॉर्गन ने यूरोप और अमेरिका दोनों की वित्तीय प्रणालियों का अध्ययन किया। इससे उनके भीतर व्यापक दृष्टि विकसित हुई, जिसने उन्हें अमेरिकी उद्योगों को वैश्विक स्तर की संरचना देने में सक्षम बनाया। जब मॉर्गन ने सक्रिय रूप से बैंकिंग में नेतृत्व संभाला, तब अमेरिकी उद्योग तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उनमें संगठनात्मक कमजोरी भी थी। कई कंपनियां अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, अव्यवस्थित प्रबंधन और अस्थिर वित्तीय ढांचों से जूझ रही थी। निवेशक पूंजी लगाने को तैयार थे, पर उन्हें ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो अवसरों का मूल्यांकन करे, जोखिमों को समझे और उद्योगों को स्थिर दिशा प्रदान करे। मॉर्गन ने यही भूमिका निभाई। रेल मार्ग उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा थे। वे शहरों, बंदरगाहों, खदानों और खेतों को जोड़ते थे। लेकिन रेल मार्ग कंपनियों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ऋण और अव्यवस्था आम थी। मॉर्गन ने कई रेल मार्ग कंपनियों के पुनर्गठन में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने केवल वित्त उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि प्रबंधन सुधार, संचालन अनुशासन और दीर्घकालिक रणनीति पर भी बल दिया। इस प्रक्रिया ने उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो जटिल उद्योगों को स्थिर बना सकता था। मॉर्गन की कार्यशैली अत्यंत व्यवस्थित थी। वे किसी भी कंपनी के नेतृत्व, संचालन और प्रतिष्ठा का गहराई से अध्ययन करते थे। वे उन लोगों पर भरोसा करते थे जिनकी ईमानदारी और क्षमता सिद्ध हो चुकी हो। उनका मानना था कि किसी भी वित्तीय निर्णय का आधार व्यक्ति और संस्था का चरित्र होना चाहिए। यही कारण था कि उनके समर्थन को उद्योग जगत में असाधारण महत्व प्राप्त हुआ। औद्योगिक अमेरिका के विकास में इस्पात उद्योग का विशेष स्थान था। देश को पुलों, इमारतों, रेल मार्गों और मशीनों के लिए बड़े पैमाने पर इस्पात की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में अनेक कंपनियां सक्रिय थीं, पर उन्हें अधिक कुशल संगठन और पूंजी संरचना की आवश्यकता थी। मॉर्गन ने इन कंपनियों को एक संगठित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे यह सिद्ध हुआ कि बैंकिंग केवल निवेश तक सीमित नहीं है, वो औद्योगिक संरचना के निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। मॉर्गन का प्रभाव बिजली और आधुनिक तकनीकी उद्योगों तक भी पहुंचा। नई तकनीकों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए केवल वैज्ञानिक प्रतिभा पर्याप्त नहीं थी। इसके लिए दीर्घकालिक वित्तीय समर्थन और विश्वसनीय संगठन आवश्यक थे। मॉर्गन ने ऐसे कई उद्यमों का समर्थन दिया जिनसे आधुनिक औद्योगिक अमेरिका का निर्माण हुआ। इससे उनकी संस्था की पहचान दूरदर्शी वित्तीय साझेदार के रूप में स्थापित हुई। उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रतिष्ठा। निवेशकों के लिए मॉर्गन का नाम गुणवत्ता और अनुशासन का प्रतीक था। यदि कोई प्रतिभूति या परियोजना मॉर्गन के माध्यम से प्रस्तुत होती तो बाजार उसे गंभीरता से लेता। ये विश्वास विज्ञापन से नहीं, बल्कि वर्षों के कठोर निर्णयों और जिम्मेदार व्यवहार से अर्जित हुआ था। आर्थिक संकटों के समय मॉर्गन का नेतृत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जब बाजारों में घबराहट फैलती तो निवेशकों को ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो स्थिरता का संकेत दे। मॉर्गन ने कई बार प्रमुख बैंकों और निवेशकों को एक साथ लाकर संकट को नियंत्रित करने में मदद की। इससे उनका स्थान केवल एक बैंकर का नहीं, बल्कि आर्थिक संरक्षक का बन गया। मॉर्गन की सोच में अल्पकालिक लाभ से अधिक महत्व दीर्घकालिक स्थिरता का था। वे ऐसे सौदों से बचते थे जो तत्काल आकर्षक दिखाई दें, लेकिन टिकाऊ ना हो। उनका विश्वास था कि संस्था की प्रतिष्ठा और ग्राहकों का भरोसा किसी भी क्षणिक अवसर से अधिक मूल्यवान है। यही सिद्धांत आगे चलकर जेपी मॉर्गन की संस्कृति का अभिन्न अंग बना। इस काल में बैंकिंग की भूमिका व्यापक रूप से बदल रही थी। बैंक अब केवल जमा और ऋण तक सीमित नहीं थे। वे कंपनियों को पूंजी बाजार तक पहुंच प्रदान करते थे, विलयों का मार्गदर्शन करते थे, जोखिमों का विश्लेषण करते थे और बड़े आर्थिक निर्णयों में परामर्शदाता की भूमिका निभाते थे। मॉर्गन की संस्था ने इस आधुनिक निवेश बैंकिंग मॉडल को परिष्कृत किया। न्यूयॉर्क इस परिवर्तन का केंद्र बनता जा रहा था। यहां प्रतिभा, पूंजी और अवसर एकत्रित हो रहे थे। मॉर्गन की संस्था ने इस वातावरण का लाभ उठाते हुए वैश्विक संबंध बनाए। यूरोपीय निवेशकों और अमेरिकी उद्योगों के बीच पुल का कार्य करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को मजबूत किया। इससे उनकी संस्था का प्रभाव अमेरिका की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला। मॉर्गन के नेतृत्व में अनुशासन का विशेष महत्व था। कर्मचारियों और साझेदारों से उच्च स्तर की तैयारी, गोपनीयता और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती थी।
निर्णय तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित होते थे। ये संस्कृति धीरे धीरे संस्था की पहचान बन गई और आने वाली पीढ़ियों ने इसे आगे बढ़ाया। उनकी सफलता ने एक व्यापक संदेश दिया। वित्तीय संस्थाएं तभी महान बनती हैं जब वो आर्थिक विकास में रचनात्मक भूमिका निभाती हैं। केवल धन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा, उचित संरचना और विश्वसनीय नेतृत्व भी उतने ही आवश्यक हैं। मॉर्गन ने इन सभी तत्वों को एक साथ जोड़ा। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, जेपी मॉर्गन नाम अमेरिकी वित्तीय शक्ति का पर्याय बन गया। उद्योगपति उनकी सलाह चाहते थे, निवेशक उनके निर्णयों पर भरोसा करते थे और बाजार उनके संकेतों को गंभीरता से लेता था। ये प्रभाव किसी पद से नहीं, बल्कि लगातार सिद्ध की गई क्षमता और विश्वसनीयता से प्राप्त हुआ था। इस काल ने भविष्य की संस्था के लिए कई स्थायी गुण स्थापित किए। पहला, जटिल प्रश्नों का समाधान गहन एनालिसिस से होता है। दूसरा, प्रतिष्ठा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तीसरा, ग्राहक की दीर्घकालिक सफलता में भागीदारी ही स्थायी संबंधों का आधार है। चौथा, संकट के समय नेतृत्व संस्था की असली पहचान बनाता है। मॉर्गन की विरासत केवल ऐतिहासिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रही। उनके सिद्धांत आगे चलकर संगठन की कार्य संस्कृति में समाहित हो गए। बड़े निर्णयों में सावधानी, जोखिम के प्रति सम्मान, उच्च नैतिक मानदंड और ग्राहक हितों को प्राथमिकता देना, ये सभी मूल्य आने वाले दशकों में संस्था के विकास का मार्गदर्शन करते रहे। औद्योगिक अमेरिका का निर्माण अनेक आविष्कारकों, उद्यमियों और श्रमिकों के प्रयासों से हुआ, लेकिन इस निर्माण के पीछे वित्तीय संरचना उपलब्ध कराने वाले संस्थानों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। जेपी मॉर्गन और उनकी संस्था ने यह दिखाया कि वित्तीय नेतृत्व आर्थिक इतिहास को आकार दे सकता है। जब बाद के वर्षों में अन्य बैंकिंग संस्थाएं इस विरासत से जुड़ीं, तो उन्हें केवल एक प्रतिष्ठित नाम नहीं मिला, उन्हें एक ऐसी विचारधारा मिली जो जिम्मेदारी, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि पर आधारित थी। यही विचारधारा आगे चलकर जेपी मॉर्गन चेस की सफलता का केंद्रीय तत्व बनी। अध्याय 2 का सार यह है कि जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन ने अमेरिकी बैंकिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने वित्त को उद्योगों के संगठन, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय विकास का उपकरण बनाया। उनकी प्रतिष्ठा, सिद्धांतों और नेतृत्व ने ऐसी नींव रखी जिस पर भविष्य में विश्व की सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थाओं में से एक का निर्माण हुआ। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे दूसरी प्रमुख बैंकिंग परंपराएं विकसित हुईं, कैसे ग्राहक केंद्रित संस्थाएं और निवेश बैंकिंग की विरासत एक दूसरे के निकट आईं और कैसे कई ऐतिहासिक विलयों ने मिलकर आधुनिक जेपी मॉर्गन चेस का निर्माण किया। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं चेस की विरासत, ग्राहक सेवा और समुदाय केंद्रित बैंकिंग का विकास। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था दो अलग अलग लेकिन परस्पर पूरक दिशाओं में विकसित हो रही थी। एक दिशा उन संस्थाओं की थी जो बड़े उद्योगों, रेल मार्गों और राष्ट्रीय परियोजनाओं को वित्तीय संरचना प्रदान करती थीं। दूसरी दिशा उन बैंकों की थी जो व्यापारियों, परिवारों, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों के दैनिक आर्थिक जीवन का हिस्सा बनते जा रहे थे। यही दूसरी परंपरा आगे चलकर चेस की पहचान बनी और अंततः जेपी मॉर्गन चेस की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाई। चेस नाम की ऐतिहासिक जड़ें ऐसे बैंकिंग विकास से जुड़ी हैं जिसका केंद्र था विश्वास, सुविधा और ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना। ये विरासत विशेष रूप से न्यूयॉर्क के बैंकिंग इतिहास से निकलती है, जहां बैंक केवल वित्तीय संस्थाएं नहीं थे बल्कि शहर की आर्थिक धड़कन का हिस्सा थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, लोगों को ऐसे बैंकों की आवश्यकता हुई जो सुरक्षित जमा, तेज भुगतान, ऋण और भरोसेमंद सेवा प्रदान कर सकें। मैनहट्टन कंपनी, जिसकी स्थापना अमेरिका के प्रारंभिक वर्षों में हुई थी, इस परंपरा की प्रमुख नींवों में से एक थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा प्रदान करना था, लेकिन बैंकिंग की अनुमति ने इसे आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। वर्षों तक इस संस्था ने स्थानीय व्यवसायों, व्यापारियों और नागरिकों की सेवा की। इसने यह सिद्ध किया कि दीर्घकालिक सफलता का आधार केवल वित्तीय शक्ति नहीं बल्कि समुदाय का विश्वास होता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका तेजी से शहरी और औद्योगिक समाज में बदल रहा था। नए व्यवसाय स्थापित हो रहे थे, मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा था और बैंकिंग सेवाओं की मांग बढ़ रही थी। लोगों को ऐसी संस्थाएं चाहिए थीं जो उनकी बचत सुरक्षित रखें, घर खरीदने में सहायता करें, व्यापार विस्तार के लिए ऋण दें और रोजमर्रा के वित्तीय लेन देन को सरल बनाएं। इस बदलते वातावरण ने ग्राहक केंद्रित बैंकिंग को नई गति दी। इसी व्यापक परंपरा में चेस नेशनल बैंक का उदय हुआ। इसका नाम अमेरिकी इतिहास के प्रतिष्ठित व्यक्ति सैलमन पी चेस के सम्मान में रखा गया था, जो वित्तीय प्रशासन और राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे।
चेस नेशनल बैंक ने प्रारंभ से ही अनुशासित संचालन, सावधानीपूर्ण जोखिम प्रबंधन और उच्च सेवा मानकों को अपनाया। इससे उसे ग्राहकों और व्यवसायों के बीच तेजी से विश्वास प्राप्त हुआ। चेस नेशनल बैंक की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका संतुलित दृष्टिकोण। बैंक ने विस्तार किया, लेकिन बिना अनावश्यक जोखिम उठाए। उसने नई शाखाएं स्थापित की, नए ग्राहक जोड़े और बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी सेवाओं का विस्तार किया। साथ ही उसने संस्थागत अनुशासन और विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही संतुलन उसकी दीर्घकालिक सफलता का आधार बना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में बैंकिंग का स्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया। ग्राहक अब केवल सुरक्षा नहीं बल्कि सुविधा भी चाहते थे। वे ऐसे बैंक पसंद करते थे जो तेज सेवा दें, विभिन्न प्रकार के खातों और ऋण विकल्पों की पेशकश करें और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों। चेस ने इस परिवर्तन को अवसर के रूप में देखा और ग्राहक अनुभव को अपनी रणनीति का केंद्रीय तत्व बनाया। चेस की संस्कृति में ये समझ गहराई से स्थापित थी कि हर ग्राहक का विश्वास अर्जित करना पड़ता है। एक छोटे व्यापारी का खाता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े संस्थान का। ये दृष्टिकोण संस्था को केवल आकार में नहीं बल्कि प्रतिष्ठा में भी मजबूत बनाता गया। बैंकिंग को व्यक्तिगत संबंधों और दीर्घकालिक भरोसे के व्यवसाय के रूप में देखा गया। महामंदी जैसे कठिन समय ने इस दर्शन की परीक्षा ली। जब आर्थिक स्थितियां अस्थिर हुईं, तब ग्राहकों को ऐसे बैंकों की आवश्यकता थी जो सुरक्षित और भरोसेमंद हों। जिन संस्थाओं ने सावधानीपूर्वक संचालन और मजबूत शासन बनाए रखा, वे अधिक स्थिर रहीं। चेस की प्रतिष्ठा इस दौर में और मजबूत हुई क्योंकि लोगों ने उसे जिम्मेदार और विश्वसनीय संस्था के रूप में देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। नए घर बने, उपनगर विकसित हुए, उपभोक्ता बाजार बढ़ी और छोटे व्यवसायों की संख्या में वृद्धि हुई। बैंकिंग सेवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ी। चेस ने इस अवसर का उपयोग करते हुए अपने नेटवर्क, सेवाओं और ऑपरेशन क्षमताओं का विस्तार किया। वो अधिक से अधिक परिवारों और व्यवसायों के आर्थिक जीवन का हिस्सा बनता गया। इस दौर में तकनीक ने बैंकिंग को बदलना शुरू किया। रिकॉर्ड कीपिंग, चेक प्रोसेसिंग और ऑपरेशनल प्रणालियों में सुधार से दक्षता बढ़ी। चेस ने नई प्रणालियों को अपनाकर संचालन को अधिक विश्वसनीय और तेज बनाया। ये प्रवृत्ति आगे चलकर आधुनिक डिजिटल बैंकिंग की आधारशिला बनी। चेस की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था उसकी संस्थागत संस्कृति। बैंक ने कर्मचारियों को केवल प्रक्रियाएं सिखाने तक सीमित नहीं रखा, उन्हें यह भी सिखाया गया कि ग्राहक के विश्वास की रक्षा करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विनम्रता, प्रोफेशनलिज्म और उत्तरदायित्व को दैनिक कार्यशैली का हिस्सा बनाया गया। विलयों और अधिग्रहणों के माध्यम से चेस ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ने से उसे नए ग्राहक, नए क्षेत्र और नई विशेषताएं मिली। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच उसने अपनी मूल पहचान नहीं छोड़ी, ग्राहक केंद्रित बैंकिंग। यही स्थिरता परिवर्तन के दौर में उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। चेस मैनहट्टन बैंक के गठन ने दो ऐतिहासिक परंपराओं को एक साथ जोड़ा। मैनहट्टन कंपनी की प्रारंभिक विरासत और चेस की मौद्रिक ग्राहक सेवा संस्कृति। ये केवल एक कॉरपोरेट विलय नहीं था, बल्कि बैंकिंग के दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों का संगम था। एक और गहरी ऐतिहासिक जड़ें थीं, दूसरी ओर आधुनिक ऑपरेशन क्षमता और व्यापक ग्राहक पहुंच। यही संयोजन भविष्य की संस्था को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाने वाला था। चेस की कहानी ये भी दर्शाती है कि आकार से अधिक महत्वपूर्ण है ग्राहकों के साथ बनाया गया संबंध। जो संस्था समय के साथ लोगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप स्वयं को ढालती है, वही लंबे समय तक प्रासंगिक बनी रहती है। चेस ने यही किया। उसने तकनीक अपनाई, सेवाओं का विस्तार किया और अपने मूल मूल्यों को सुरक्षित रखा। अध्याय 3 का सार यह है कि चेस की विरासत ने जेपी मॉर्गन चेस को मानव केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान किया। इस विरासत ने सिखाया कि बैंकिंग का वास्तविक उद्देश्य लोगों, परिवारों और व्यवसायों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। ग्राहक विश्वास, सेवा उत्कृष्टता और समुदाय से गहरे संबंधों ने चेस को अमेरिकी बैंकिंग का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे ये ग्राहक केंद्रित परंपरा निवेश बैंकिंग की शक्तिशाली विरासत के साथ और निकट आई, कैसे तकनीकी और वैश्विक परिवर्तन ने बैंकिंग को नया स्वरूप दिया और कैसे इन सभी तत्वों ने आधुनिक जेपी मॉर्गन चेस की नींव को और मजबूत बनाया। अब चौथे अध्याय में जानते हैं संकटों से सीख, महामंदी, विनियमन और संस्थागत अनुशासन का निर्माण। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। उद्योगों का विस्तार हो रहा था, शेयर बाजार में उत्साह था और लोगों में भविष्य के प्रति गहरा आशावाद दिखाई देता था।
बैंकिंग संस्थाएं भी लगातार बढ़ रही थीं। वे अधिक ग्राहकों तक पहुंच रही थीं, नए क्षेत्रों में सेवाएं दे रही थीं और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित हो रही थीं। लेकिन इतिहास बार बार ये सिखाता है कि तेज विकास के साथ जोखिम भी बढ़ते हैं। यदि उत्साह अनुशासन से अलग हो जाए तो अस्थिरता जन्म लेती है। यही शिक्षा अमेरिका ने महामंदी के दौरान सीखी और यही अनुभव आगे चलकर जेपी मॉर्गन चेस की संस्थागत संस्कृति को गहराई से प्रभावित करने वाला सिद्ध हुआ। 1920 के दशक में आर्थिक प्रगति इतनी तीव्र थी कि अनेक लोगों को लगा मानो समृद्धि स्थायी हो चुकी है। निवेश गतिविधियां बढ़ रही थीं और बाजारों में आशावाद का माहौल था, परंतु कई स्थानों पर जोखिमों का पर्याप्त आकलन नहीं किया गया। जब आर्थिक परिस्थितियां बदलीं तो वित्तीय व्यवस्था पर गहरा दबाव पड़ा। बैंकिंग क्षेत्र के लिए ये एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि ग्राहकों को सबसे अधिक आवश्यकता ऐसे समय में ही स्थिर और भरोसेमंद संस्थाओं की होती है। महामंदी ने केवल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं किया, उसने विश्वास की परीक्षा ली। लोग अपनी बचत को लेकर चिंतित थे, व्यवसाय अनिश्चितता से जूझ रहे थे और वित्तीय संस्थाओं को अत्यंत सावधानी के साथ कार्य करना पड़ रहा था। इस दौर ने यह स्पष्ट कर दिया कि बैंकिंग में प्रतिष्ठा और पूंजी जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है मजबूत शासन, संतुलित जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक सोच। चेज और मॉर्गन परंपराओं से जुड़ी संस्थाओं ने इस काल से गहरी सीख ली। उन्होंने समझा कि स्थायी सफलता का आधार केवल विस्तार नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय है। ऋण देने, निवेश करने और संचालन करने की प्रत्येक प्रक्रिया में अनुशासन आवश्यक है। ग्राहकों के साथ किया गया विश्वास तभी टिकता है जब संस्था कठिन समय में भी अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम रहे। महामंदी के बाद अमेरिका में बैंकिंग विनियमन अधिक सुदृढ़ हुआ। सरकार और नियामकों ने ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जिनका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना था। इससे बैंकिंग संस्थाओं को स्पष्ट मानक मिले और जोखिमों के प्रति अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित हुआ। सफल संस्थाओं ने इन नियमों को केवल अनुपालन के रूप में नहीं देखा, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता के उपकरण के रूप में अपनाया। इस काल ने बैंकिंग संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। पहले जहां कई संस्थाएं वृद्धि को मुख्य लक्ष्य मानती थीं, अब स्थिरता और लचीलापन उतने ही महत्वपूर्ण बन गए। इसका अर्थ था कि निर्णय लेते समय सबसे पहले ये विचार किया जाए कि संस्था कठिन परिस्थितियों में कितनी मजबूत रहेगी। यही सोच आगे चलकर जेपी मॉर्गन चेस के जोखिम प्रबंधन दर्शन का आधार बनी। चेस की ग्राहक केंद्रित संस्कृति ने इस दौर में विशेष महत्व प्राप्त किया। जब लोग अनिश्चितता का सामना करते हैं तो वे ऐसी संस्थाओं के साथ बने रहना चाहते हैं जिन पर उन्हें विश्वास हो। चेस की प्रतिष्ठा इस बात से मजबूत हुई कि उसने ग्राहक संबंधों को केवल लेन देन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जिम्मेदारी के रूप में देखा। ये दृष्टिकोण कठिन समय में भी ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने में सहायक बना। दूसरी ओर मॉर्गन की विरासत ने अनुशासित विश्लेषण और सावधानीपूर्ण निर्णय की संस्कृति को मजबूत किया। बड़े कॉरपोरेट संबंधों और जटिल वित्तीय गतिविधियों में गहन अध्ययन, संतुलित संरचना और उच्च मानकों की आवश्यकता होती है। महामंदी के अनुभव ने इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान वित्तीय संस्थाओं को बदलते राष्ट्रीय और वैश्विक वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ा। आर्थिक प्राथमिकताएं परिवर्तित हुईं, उद्योगों का पुनर्गठन हुआ और बैंकिंग की भूमिका भी विकसित हुई। जिन संस्थाओं ने अनुकूलनशीलता और अनुशासन दोनों को साथ रखा, वे अधिक मजबूत होकर उभरीं। युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने नई ऊर्जा के साथ विस्तार करना शुरू किया। परिवार घर खरीद रहे थे, कंपनियां उत्पादन बढ़ा रही थीं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा था। ये बैंकिंग संस्थाओं के लिए बड़ा अवसर था, परंतु महामंदी की स्मृति ने उन्हें सावधान बनाए रखा। अब विकास का अर्थ केवल तेजी से विस्तार नहीं था, इसका अर्थ था सुविचारित और टिकाऊ विस्तार। इसी दौर में परिचालन दक्षता और प्रक्रियागत मानकीकरण का महत्व बढ़ा। बैंकिंग कार्यों को अधिक व्यवस्थित बनाने, रिकॉर्ड रखने और सेवा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए संस्थाओं ने नई तकनीकों और बेहतर प्रणालियों को अपनाया। ये परिवर्तन धीरे धीरे आधुनिक बैंकिंग अवसंरचना की नींव बना। संस्थागत अनुशासन केवल जोखिम प्रबंधन तक सीमित नहीं था, इसका संबंध नेतृत्व विकास, कर्मचारी प्रशिक्षण और आंतरिक संस्कृति से भी था। सफल बैंक अपने कर्मचारियों को ये समझाते थे कि हर निर्णय संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। ग्राहक की जानकारी की सुरक्षा, सटीकता, गोपनीयता और जिम्मेदारी, ये सभी पेशेवर उत्कृष्टता के आवश्यक तत्व बन गए।
बैंकिंग में शासन व्यवस्था का महत्व भी इसी काल में और स्पष्ट हुआ। मजबूत बोर्ड, स्पष्ट उत्तरदायित्व और निर्णयों की समीक्षा की संरचनाएं संस्थाओं को अधिक लचीला बनाती हैं। भविष्य में जेपी मॉर्गन चेस की सफलता में ये संरचनात्मक मजबूती एक केंद्रीय कारक बनी। महामंदी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक ये थी कि संकट अपरिहार्य हैं, लेकिन उनका प्रभाव तैयारी पर निर्भर करता है। जो संस्थाएं पर्याप्त सावधानी बरतती हैं, विविधीकरण बनाए रखती हैं और पूंजी और तरलता का संतुलन समझती हैं, वे कठिन समय को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकती हैं। ये सिद्धांत आगे आने वाले सभी दशकों में प्रासंगिक बना रहा। चेज और मॉर्गन परंपराओं ने इन शिक्षाओं को अपनी संस्कृति में समाहित किया। ग्राहक विश्वास, अनुशासित विश्लेषण, नियामकीय सम्मान और दीर्घकालिक दृष्टि, ये 4 स्तंभ धीरे धीरे उस सांगठनिक डीएनए का हिस्सा बने जो बाद में मॉडर्न जेपी मॉर्गन चेस की पहचान बना। इस काल ने बैंकिंग संस्थाओं को विनम्र भी बनाया। आर्थिक शक्ति होने के बावजूद उन्होंने ये समझा कि बाजारों में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, इसलिए सफलता के समय संयम और संकट के समय दृढ़ता आवश्यक है। ये बलाभय संतुलित मानसिकता स्थायी संस्थाओं की पहचान होती है। जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आगे बढ़ी, वित्तीय संस्थाएं अधिक जटिल होती गईं, फिर भी मूल सिद्धांत अपरिवर्तित रहे। विश्वास अर्जित करना, जोखिम समझना, नियमों का सम्मान करना और ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना, इन्हीं सिद्धांतों ने आने वाले दशकों के लिए मजबूत आधार तैयार किया। अध्याय 4 का सार ये है कि संकटों ने इन संस्थाओं को कमजोर नहीं किया, उन्होंने उन्हें अधिक परिपक्व और अनुशासित बनाया। महामंदी और उसके बाद के विनियामक परिवर्तनों ने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य का विकास अधिक संतुलित, संरचित और टिकाऊ हो। यही अनुभव बाद में जेपी मॉर्गन चेस की वैश्विक सफलता का महत्वपूर्ण आधार बना। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि युद्ध, पोस्ट समृद्धि, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार ने इन संस्थाओं को नई दिशा दी और कैसे अनुशासन की ये मजबूत नींव उन्हें आधुनिक बैंकिंग युग में अग्रणी बनने के लिए तैयार कर दी गई। अब 5वें अध्याय में जानते हैं युद्धोत्तर समृद्धि और आधुनिक बैंकिंग की ओर परिवर्तन। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नए आर्थिक युग में प्रवेश किया। उद्योगों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई, परिवारों ने नए घर खरीदे, उपनगरों का विस्तार हुआ और उपभोक्ता समाज का उदय हुआ। देश में आशावाद का वातावरण था। लाखों लोग बेहतर जीवन, स्थिर रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की ओर बढ़ रहे थे। इस व्यापक परिवर्तन ने बैंकिंग क्षेत्र को भी नई दिशा दी। अब बैंकों की भूमिका केवल व्यवसायों को ऋण देने तक सीमित नहीं रही, वे परिवारों, समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन गए। इस दौर में चेज और मॉर्गन से जुड़ी संस्थाओं ने अपनी अपनी विशिष्ट शक्तियों को और अधिक मजबूत किया। चेज की पहचान व्यापक ग्राहक आधार, शाखा नेटवर्क और दैनिक बैंकिंग सेवाओं के लिए थी। दूसरी ओर मॉर्गन की विरासत बड़े निगमों, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और जटिल वित्तीय संरचनाओं से जुड़ी थी। दोनों परंपराएं अलग दिखती थीं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य समान था, विश्वास पर आधारित वित्तीय सेवा प्रदान करना। युद्धोत्तर अमेरिका में लाखों परिवारों को बचत खाते, गृह ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता थी। छोटे और मध्यम व्यवसायों को विस्तार के लिए पूंजी चाहिए थी। बड़े उद्योगों को नए संयंत्र, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय साझेदारों की जरूरत थी। इस बहुआयामी मांग ने बैंकों को अधिक व्यापक और संगठित बनने के लिए प्रेरित किया। चेज ने अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठाया। उसने अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी शाखाओं और सेवाओं का विस्तार किया। बैंकिंग को सुविधाजनक, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने की नीति ने संस्था को निरंतर मजबूत किया। लोग केवल खाता खोलने के लिए बैंक नहीं चुनते थे, वे अपने आर्थिक जीवन के लिए एक भरोसेमंद साथी चुनते थे। इसी समय तकनीकी परिवर्तन बैंकिंग संचालन को नया रूप दे रहे थे। चेक प्रसंस्करण, लेखा प्रणालियों और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार से कार्यकुशलता बढ़ी। बड़े पैमाने पर लेन देन को सटीकता के साथ संभालना संभव हुआ। चेज ने इन तकनीकों को अपनाकर सेवा की गति और विश्वसनीयता दोनों में सुधार किया। इससे संस्था अधिक ग्राहकों की सेवा करते हुए भी उच्च गुणवत्ता बनाए रखने में सक्षम बनी। दूसरी ओर मॉर्गन की परंपरा ने वैश्विक आर्थिक पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अनेक देशों में औद्योगिक और वित्तीय संरचनाओं का पुनर्गठन हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा था और कंपनियां नई सीमाओं से परे विस्तार कर रही थीं। मॉर्गन की विशेषज्ञता ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े संस्थानों को जटिल वित्तीय आवश्यकताओं का समाधान प्रदान किया।
इस समय बैंकिंग की अवधारणा और व्यापक हो गई। संस्थाएं अब केवल धन की संरक्षक नहीं रहीं, वे आधारभूत, सलाहकार, रणनीतिक भागीदार और आर्थिक विकास के समर्थक बन गईं। पूंजी जुटाने, जोखिम निर्वहन, विदेशी व्यापार और कॉरपोरेट पुनर्गठन जैसे क्षेत्रों में बैंकों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। ये परिवर्तन आधुनिक वित्तीय सेवाओं की नींव बना। युद्धोत्तर दशकों में विश्वास का महत्व और बढ़ गया। तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में ग्राहक ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता देते थे जो स्थिर हों और दीर्घकालिक दृष्टि रखती हों। चेज और मॉर्गन दोनों की प्रतिष्ठा इसी गुण पर आधारित थी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि तकनीक और विस्तार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किसी भी बैंक की वास्तविक शक्ति उसका चरित्र और विश्वसनीयता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली के मजबूत होने से अमेरिकी बैंकों के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए। कंपनियां विभिन्न देशों में निवेश कर रही थीं और वैश्विक पूंजी प्रवाह बढ़ रहा था। इस वातावरण में मॉर्गन की अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और चेज की संचालन क्षमता विशेष रूप से मूल्यवान साबित हुई। दोनों परंपराएं भविष्य में और अधिक निकट आने की दिशा में बढ़ रही थीं। इस युग में नेतृत्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सफल बैंक ऐसे प्रबंधकों को तैयार कर रहे थे जो केवल वित्तीय ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक निर्णय क्षमता और रणनीतिक सोच भी रखते हों। संस्थागत संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साधन बने। यही कारण था कि सांगठनिक मूल्य समय के साथ सुरक्षित रहे। नियामकीय ढांचा भी अधिक परिपक्व हो चुका था। अब बैंक स्पष्ट नियमों और मजबूत निगरानी के तहत कार्य कर रहे थे। सफल संस्थाओं ने अनुपालन को बोझ नहीं बल्कि स्थिरता और विश्वसनीयता के साधन के रूप में अपनाया। इससे ग्राहकों और बाजार दोनों का भरोसा और मजबूत हुआ। युद्धोत्तर समृद्धि ने प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाई। नए उत्पाद, बेहतर सेवा और तकनीकी नवाचार बैंकिंग क्षेत्र में अलग पहचान बनाने के प्रमुख साधन बने। चेज ने व्यापक ग्राहक संबंधों और संचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि मॉर्गन ने जटिल और उच्च स्तरीय वित्तीय सेवाओं में अपनी विशेषज्ञता को और परिष्कृत किया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता स्थापित की। ये काल सांस्थागत विविधीकरण का भी था। बैंकों ने विभिन्न प्रकार के ग्राहकों, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, कॉरपोरेट और सांस्थागत की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित किए। इससे वे आर्थिक गतिविधियों के लगभग हर स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। ये बहुआयामी क्षमता आगे चलकर जेपी मॉर्गन चेज की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बनी। ग्राहक अनुभव पर बढ़ता ध्यान एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन गया। शाखा सेवा, लेन देन की सटीकता, विश्वसनीय परामर्श और त्वरित समस्या समाधान ने ग्राहकों के साथ गहरे संबंध स्थापित किए। बैंकिंग को एक सेवा व्यवसाय के रूप में समझने वाली संस्थाएं दीर्घकाल में अधिक सफल हुईं। इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक ये थी कि बैंकिंग ने लोकल सीमाओं से आगे बढ़कर राष्ट्रीय और वैश्विक रूप ले लिया। फिर भी मूल सिद्धांत नहीं बदले। ग्राहक का विश्वास अर्जित करना, सावधानीपूर्वक जोखिम निर्वहन करना और बदलती आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होना, यही सिद्धांत आने वाले दशकों में और अधिक महत्वपूर्ण होने वाले थे। चेज और मॉर्गन की सांस्थागत परंपराएं इस समय तक स्पष्ट रूप से परिपक्व हो चुकी थीं। एक ओर व्यापक ग्राहक सेवा और परिचालन उत्कृष्टता थी, दूसरी ओर वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञता और रणनीतिक नेतृत्व। दोनों ने अलग अलग मार्गों पर चलते हुए ऐसी क्षमताएं विकसित की जो भविष्य में एक साथ आकर अद्वितीय शक्ति का निर्माण करने वाली थीं। युद्धोत्तर अमेरिका ने इन संस्थाओं को केवल विकास का अवसर नहीं दिया बल्कि उन्हें आधुनिक बैंकिंग के लिए तैयार किया। तकनीक, वैश्वीकरण, विविध सेवाएं और उच्च नियामकीय मानक, इन सभी ने बैंकिंग को अधिक जटिल बनाया लेकिन अधिक प्रभावशाली बनाया। जो संस्थाएं इन परिवर्तनों को समझकर अनुकूलित हुईं, वे आने वाले दशकों में उद्योग की अग्रणी बनी। अध्याय 5 का सार ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग चेज और मॉर्गन दोनों के लिए परिवर्तन और विस्तार का काल था। ग्राहक सेवा, तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और सांस्थागत अनुशासन ने उन्हें आधुनिक बैंकिंग की दिशा में आगे बढ़ाया। यही काल भविष्य के उस संगठन की तैयारी का चरण था जो एक दिन वैश्विक वित्तीय जगत की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक बनने वाला था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कंप्यूटरीकरण, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा ने बैंकिंग उद्योग को कैसे नया रूप दिया और कैसे इन संस्थाओं ने नवाचार को अपनाकर अपने प्रभाव को और व्यापक बनाया। अब छठे अध्याय में जानते हैं तकनीकी क्रांति, वैश्वीकरण और बैंकिंग का नया युग। तो दोस्तों, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दुनिया तेजी से बदल रही थी। कंप्यूटरों का उपयोग बढ़ रहा था, दूरसंचार नेटवर्क अधिक शक्तिशाली बन रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा था और पूंजी सीमाओं के पार अभूतपूर्व गति से प्रवाहित होने लगी थी। ये परिवर्तन केवल उद्योगों और सरकारों तक सीमित नहीं था, इसने बैंकिंग को भी पूरी तरह नया रूप देना शुरू कर दिया। अब सफल बैंक वही थे जो तकनीक को अपनाकर अधिक दक्षता, अधिक सटीकता और अधिक सुविधा प्रदान कर सकें।
चेस और मॉर्गन की विरासत से जुड़ी संस्थाओं ने इस परिवर्तन को समय रहते पहचान लिया और इसे अपनी दीर्घकालिक रणनीति का केंद्र बनाया। कंप्यूटरीकरण ने बैंकिंग संचालन के मूल ढांचे को बदल दिया। पहले जिन कार्यों में भारी मात्रा में कागजी रिकॉर्ड और मानवीय श्रम लगता था, वे धीरे धीरे स्वचालित प्रणालियों द्वारा संचालित होने लगे। खातों का प्रबंधन, लेन-देन का मिलान, रिपोर्ट तैयार करना और जोखिम विश्लेषण अधिक तेज और विश्वसनीय हो गया। इससे संस्थाएं बड़ी मात्रा में ग्राहक गतिविधियों को उच्च सटीकता के साथ संभालने लगीं। चेस ने तकनीकी परिवर्तन को ग्राहक सुविधा से जोड़ा। बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, एटीएम नेटवर्क और आधुनिक परिचालन प्लेटफॉर्म विकसित किए गए। इससे ग्राहकों को शाखाओं के समय पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम हुई और बैंकिंग अनुभव अधिक सरल तथा सुविधाजनक बना। ये परिवर्तन ग्राहक संबंधों को और मजबूत करने वाला सिद्ध हुआ। मॉर्गन की परंपरा ने तकनीक का उपयोग जटिल फाइनेंशियल एनालिसिस, वैश्विक लेन-देन और संस्थागत सेवाओं में किया। बड़े निगमों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को ऐसे साझेदार चाहिए थे जो अनेक बाजारों, मुद्राओं और नियमों के बीच सहजता से कार्य कर सकें। उन्नत प्रणालियों ने इस कार्य को अधिक प्रभावी बनाया और मॉर्गन की विशेषज्ञता को नई शक्ति प्रदान की। इसी अवधि में वैश्वीकरण ने बैंकिंग के अवसरों का विस्तार किया। कंपनियां विभिन्न देशों में उत्पादन, निवेश और व्यापार कर रही थीं। उन्हें विदेशी मुद्रा सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, व्यापार वित्त और पूंजी बाजार तक पहुंच की आवश्यकता थी। जिन संस्थाओं के पास मजबूत वैश्विक नेटवर्क और तकनीकी अवसंरचना थी, वे इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकती थीं। चेस और मॉर्गन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को स्ट्रैटेजिक प्राथमिकता के रूप में देखा। उन्होंने प्रमुख वित्तीय केंद्रों में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया और बहुराष्ट्रीय ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप सेवाएं विकसित कीं। इससे वे केवल अमेरिकी बैंक नहीं रहे, वे वैश्विक वित्तीय साझेदार बन गए। तकनीक ने जोखिम निर्धारण को भी अधिक परिष्कृत किया। बाजार की गतिविधियों, ऋण गुणवत्ता और परिचालन प्रक्रियाओं का विश्लेषण पहले से अधिक गहराई से किया जा सकता था। इससे निर्णय अधिक डेटा आधारित हुए और संभावित परेशानियों की पहचान समय रहते संभव हुई। ये क्षमता आगे चलकर संस्था की स्थिरता का एक प्रमुख आधार बनी। इस युग में प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई। नए वित्तीय उत्पाद विकसित हो रहे थे, ग्राहक अपेक्षाएं बढ़ रही थीं और वैश्विक संस्थाएं व्यापक सेवाओं की पेशकश कर रही थीं। सफल होने के लिए केवल आकार पर्याप्त नहीं था, संस्थाओं को नवाचार, सेवा गुणवत्ता और परिचालन उत्कृष्टता में निरंतर सुधार करना पड़ता था। चेस और मॉर्गन दोनों ने इस चुनौती को अवसर के रूप में लिया। ग्राहक संबंधों की प्रकृति भी बदल रही थी। अब ग्राहक केवल एक शाखा या स्थानीय प्रबंधक तक सीमित नहीं थे। वे ऐसी संस्थाएं चाहते थे जो उन्हें कई उत्पादों और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत समाधान प्रदान कर सकें। व्यक्तिगत बैंकिंग से लेकर निवेश बैंकिंग तक सेवाओं की व्यापकता एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन गई। कंप्यूटिंग शक्ति बढ़ने के साथ डेटा का महत्व भी बढ़ा। ग्राहक व्यवहार, बाजार प्रवृत्तियों और परिचालन प्रदर्शन के विश्लेषण से संस्थाएं बेहतर निर्णय लेने लगी। इससे उत्पाद विकास, सेवा सुधार और जोखिम नियंत्रण अधिक प्रभावी हुए। डेटा आधारित संस्कृति ने बैंकिंग को अधिक वैज्ञानिक और संरचित बनाया। वैश्विक विस्तार के साथ संस्थाओं को विभिन्न देशों के नियमों, सांस्कृतिक अपेक्षाओं और बाजार संरचनाओं को समझना पड़ा। सफल बैंक वही थे जो स्थानीय संवेदनशीलता और वैश्विक स्टैंडर्ड्स के बीच संतुलन बना सकें। चेस और मॉर्गन की संस्थाओं ने इस संतुलन को विकसित किया और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए। इस अवधि में प्रतिभा प्रबंधन का महत्व भी बढ़ा। तकनीकी विशेषज्ञ, जोखिम विश्लेषक, निवेश बैंकर और ग्राहक सलाहकार सभी की भूमिका अधिक जटिल हो गई। संस्थाओं ने उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षणों को आकर्षित करने, प्रशिक्षित करने और नेतृत्व रूपों के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया। मजबूत प्रतिभा आधार ने संगठनात्मक विकास को गति दी। नवाचार के साथ साथ सुरक्षा और नियंत्रण भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। नई प्रणालियां तभी उपयोगी हैं जब वे विश्वसनीय, सुरक्षित और नियामकीय मानकों के अनुरूप हों। संस्थाओं ने तकनीकी निवेश को मजबूत शासन और नियंत्रण ढांचों के साथ जोड़ा। इससे दक्षता और विश्वास दोनों में वृद्धि हुई। जैसे जैसे वित्तीय बाजार अधिक परस्पर जुड़े, बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण महत्वपूर्ण हो गया। एक ग्राहक को नकदी प्रबंधन, ऋण, पूंजी जुटाने, जोखिम निर्धारण और निवेश सेवाओं की आवश्यकता हो सकती थी। जो संस्था इन सभी सेवाओं को एक समन्वित रूप में प्रदान कर सके, वो अधिक मूल्यवान साझेदार बनती थी। यही विचार भविष्य के जेपी मॉर्गन चेस के व्यापक मॉडल की नींव बना।
चेस की ग्राहक केंद्रित संस्कृति और मॉर्गन की स्ट्रैटेजिक विशेषज्ञता इस दौर में और अधिक पूरक सिद्ध हुई। एक ने बड़े पैमाने पर संचालन और सेवा उत्कृष्टता विकसित की, दूसरे ने उच्च स्तरीय वित्तीय समाधान और वैश्विक नेटवर्क को मजबूत किया। दोनों की क्षमताएं अब पहले से अधिक स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मेल खाने लगीं। तकनीकी क्रांति ने यह भी सिखाया कि परिवर्तन स्थायी है। जो संस्थाएं सीखने और अनुकूलन की संस्कृति विकसित करती हैं, वही दीर्घकाल में अग्रणी बनी रहती हैं। चेस और मॉर्गन की संस्थाओं ने परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखा। उन्होंने मूल मूल्यों को सुरक्षित रखा और नई तकनीकों को साहसपूर्वक अपनाया। इस युग के अंत तक बैंकिंग उद्योग स्पष्ट रूप से वैश्विक, तकनीकी और अत्यंत प्रतिस्पर्धी बन चुका था। ग्राहकों की अपेक्षाएं ऊंची थीं, अवसर विशाल थे और जोखिम भी अधिक जटिल हो गए थे। फिर भी सफलता के मूल सिद्धांत वही रहे: विश्वास, अनुशासन, नवाचार और ग्राहक के हितों के प्रति प्रतिबद्धता। अध्याय 6 का सार ये है कि तकनीकी क्रांति और वैश्वीकरण ने चेस और मॉर्गन की संस्थाओं को आधुनिक वित्तीय शक्ति में परिवर्तित कर दिया। उन्नत प्रणालियां, वैश्विक पहुंच, डेटा आधारित निर्णय और बहुआयामी सेवाओं ने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। अब वे ऐसे चरण में पहुंच चुके थे जहां उनका एकीकरण विश्व वित्त के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनने वाला था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बड़े मिलनों और स्ट्रैटेजिक निर्णयों ने इन ऐतिहासिक परंपराओं को एक साथ लाकर आधुनिक जेपी मॉर्गन चेस के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अब 7वें अध्याय में जानते हैं ऐतिहासिक विलय और आधुनिक जेपी मॉर्गन चेस का निर्माण। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बैंकिंग उद्योग में एक गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगा। तकनीकी क्रांति, वैश्विक पूंजी प्रवाह, बदलती ग्राहक अपेक्षाएं और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य उन्हीं संस्थाओं का होगा जो व्यापक सेवाएं, मजबूत तकनीकी अवसंरचना और वैश्विक पहुंच एक साथ प्रदान कर सकें। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के सामने अब एक नया प्रश्न था: क्या वे अपनी विशिष्ट शक्तियों को जोड़कर ऐसी संस्था बना सकती हैं जो विश्व स्तर पर अद्वितीय हो? इसी प्रश्न का उत्तर आगे चलकर जेपी मॉर्गन चेस के रूप में सामने आया। चेस मैनहट्टन बैंक इस समय तक अमेरिकी बैंकिंग का एक प्रमुख नाम बन चुका था। इसकी जड़ें मैनहट्टन कंपनी और चेस नेशनल बैंक की विरासत में थीं। ये संस्था व्यापक ग्राहक आधार, मजबूत शाखा नेटवर्क, कॉरपोरेट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं और परिचालन दक्षता के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर जेपी मॉर्गन एंड कंपनी वैश्विक निवेश बैंकिंग, रणनीतिक सलाह, पूंजी बाजार और संस्थागत संबंधों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित थी। दोनों संस्थाओं की क्षमताएं अलग थीं, परंतु उनका संयोजन अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध हो सकता था। वित्तीय उद्योग में यह समझ मजबूत हो रही थी कि ग्राहक अब अलग अलग संस्थाओं के बजाय एक ही विश्वसनीय साझेदार से बहुआयामी सेवाएं चाहते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को नकदी प्रबंधन, ऋण, विदेशी मुद्रा, पूंजी जुटाने, विलय पर सलाह और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती थी। यदि कोई संस्था इन सभी सेवाओं को एकीकृत रूप में प्रदान कर सके तो उसका मूल्य ग्राहकों के लिए कहीं अधिक बढ़ जाता था। इसी रणनीतिक सोच ने बड़े विलयों को प्रेरित किया। बैंकिंग में विलय केवल आकार बढ़ाने का साधन नहीं था, ये क्षमताओं के संयोजन का माध्यम था। सफल विलय वही होते हैं जिनमें संस्थाएं अपनी संस्कृति, प्रणालियों और प्रतिभाओं को इस प्रकार एकीकृत करती हैं कि ग्राहक अनुभव बेहतर हो और संगठन की सामूहिक शक्ति बढ़े। चेस और मॉर्गन की परंपराओं का मिलन इसी सिद्धांत पर आधारित था। जब चेस मैनहट्टन और जेपी मॉर्गन की विरासत एक साथ आई तो ये वित्तीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। इससे ग्राहक केंद्रित बैंकिंग, व्यापक संचालन क्षमता, वैश्विक निवेश बैंकिंग विशेषज्ञता और गहरी संस्थागत प्रतिष्ठा एक ही संगठन के भीतर समाहित हो गई। ये केवल दो कंपनियों का सम्मेलन नहीं था, ये 2 शताब्दियों से विकसित मूल्यों और क्षमताओं का संगम था। नई संस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी एकीकरण। अलग अलग प्रणालियों, प्रक्रियाओं और कार्य संस्कृतियों को समन्वित करना जटिल कार्य होता है, लेकिन यदि इसे स्पष्ट रणनीति और मजबूत नेतृत्व के साथ किया जाए तो परिणाम अत्यंत प्रभावशाली हो सकते हैं। संगठन ने इस प्रक्रिया में ग्राहकों की निरंतर सेवा, कर्मचारियों का समन्वय और संचालन स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस विलय से उत्पन्न संस्था ने बैंकिंग के लगभग हर प्रमुख क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति स्थापित की। व्यक्तिगत बैंकिंग, छोटे व्यवसायों की सेवाएं, कॉरपोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन और वैश्विक बाजार सभी एक व्यापक मंच का हिस्सा बन गए। इससे ग्राहकों को विविध आवश्यकताओं के लिए एक ही विश्वसनीय संस्था पर निर्भर रहने की सुविधा मिली। रणनीतिक रूप से यह मॉडल अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से प्राप्त विशेषज्ञता एक दूसरे को सशक्त बनाने लगी।
ग्राहक संबंध अधिक गहरे हुए, बाजार समझ अधिक व्यापक हुई और संगठन की आर्थिक लचीलापन बढ़ा। यदि किसी एक क्षेत्र में मंदी आती तो अन्य क्षेत्रों की मजबूती संतुलन प्रदान कर सकती थी। इस विविधीकरण ने संस्था की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत किया। विलय के बाद तकनीकी प्रणालियों के एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। व्यापक ग्राहक आधार और वैश्विक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आधुनिक, सुरक्षित और स्केलेबल अवसंरचना आवश्यक थी। संगठन ने तकनीकी को केवल परिचालन साधन नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में देखा। यही दृष्टिकोण आगे चलकर डिजिटल बैंकिंग और उन्नत विश्लेषण क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। नई संस्था ने प्रतिभा को अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक माना। विभिन्न पृष्ठभूमियों और विशेषज्ञताओं वाले प्रोफेशनल एक साथ आए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की विश्लेषणात्मक गहराई, रिटेल बैंकिंग की ग्राहक समझ, जोखिम प्रबंधन का अनुशासन और तकनीकी विशेषज्ञता, इन सभी ने मिलकर एक बहुआयामी संगठनात्मक क्षमता का निर्माण किया। संस्कृति का एकीकरण भी सफलता का केंद्रीय तत्व था। यद्यपि विभिन्न संस्थाओं की ऐतिहासिक पहचान अलग अलग थीं, उनके मूल मूल्य समान थे: ईमानदारी, उत्कृष्टता, ग्राहक सेवा और जिम्मेदारी। नेतृत्व ने इन साझा मूल्यों को सांगठनिक के आधार बनाया। इससे कर्मचारियों को एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा मिली। ग्राहकों के लिए इस विलय का अर्थ था अधिक व्यापक समाधान। व्यक्तिगत ग्राहक बेहतर तकनीकी सुविधाओं और विविध उत्पादों का लाभ उठा सकते थे। व्यवसायों को ऋण, भुगतान, जोखिम प्रबंधन और रणनीतिक सलाह एकीकृत रूप में उपलब्ध होने लगी। बड़े निगमों और संस्थागत ग्राहकों को वैश्विक स्तर पर एक अत्यंत सक्षम वित्तीय साझेदार मिला। वैश्विक वित्तीय उद्योग में संस्था की प्रतिष्ठा तेजी से मजबूत हुई। अब ये केवल किसी एक क्षेत्र की विशेषज्ञ नहीं रही, ये बहुआयामी वित्तीय शक्ति बन चुकी थी। इसकी ऐतिहासिक विरासत, व्यापक ग्राहक पहुंच, तकनीकी निवेश और वैश्विक नेटवर्क ने इसे उद्योग की अग्रणी संस्थाओं में स्थापित किया। ये विलय संगठन को बड़े पैमाने पर सोचने की क्षमता भी देता था। अब वो दीर्घकालिक निवेश, नई तकनीकों, वैश्विक विस्तार और प्रतिभा विकास में अधिक प्रभावी रूप से संसाधन लगा सकता था। पैमाने की ये शक्ति नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। इतिहास की दृष्टि से ये क्षण विशेष था। मैनहट्टन कंपनी की प्रारंभिक विरासत, चेस की कम्युनिटी केंद्रित बैंकिंग, मॉर्गन की निवेश बैंकिंग विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीकी क्षमताएं सभी एक ही सांगठनिक ढांचे में समाहित हो गईं। ये कई पीढ़ियों के अनुभव, सिद्धांत और रणनीतिक निर्णयों का परिणाम था। इस एकीकरण ने यह सिद्ध किया कि महान संस्थाएं अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए परिवर्तन को अपनाती हैं। वे अपनी विरासत को त्यागा नहीं, बल्कि उसे नई परिस्थितियों के अनुरूप विस्तारित किया। यही संतुलन उन्हें स्थायी रूप से प्रासंगिक बनाए रखता है। अध्याय 7 का सार यह है कि आधुनिक जेपी मॉर्गन चेस का निर्माण एक ऐतिहासिक और रणनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था। विभिन्न संस्थाओं की विशिष्ट शक्तियों, साझा मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टि ने मिलकर एक ऐसी संस्था बनाई जो व्यक्तिगत बैंकिंग से लेकर वैश्विक निवेश बैंकिंग तक व्यापक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम थी। अब संगठन के पास विरासत भी थी, पैमाना भी था, तकनीक भी थी और प्रतिभा भी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे इस नई संस्था ने नेतृत्व, जोखिम प्रबंधन और अनुशासित रणनीति के माध्यम से वैश्विक वित्तीय उद्योग में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अब 8वें अध्याय में जानते हैं नेतृत्व, अनुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा का सुदृढ़ीकरण। तो आधुनिक जेपी मॉर्गन चेस के निर्माण के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि इतनी विशाल और विविध संस्था को किस प्रकार संचालित किया जाए। संगठन अब केवल एक बैंक नहीं रहा था। ये व्यक्तिगत बैंकिंग, छोटे व्यवसायों की सेवाओं, कॉरपोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन, वैश्विक बाजारों और प्रौद्योगिकी पर आधारित एक जटिल वित्तीय प्रणाली बन चुका था। ऐसी संस्था की सफलता केवल आकार पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए स्पष्ट नेतृत्व, सुदृढ़ शासन, जोखिम प्रबंधन और साझा उद्देश्य की आवश्यकता होती है। यही तत्व अगले चरण में जेपी मॉर्गन चेस की वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत करने वाले सिद्ध हुए। नेतृत्व की भूमिका किसी भी बड़ी संस्था में दिशा निर्धारित करने की होती है। बैंकिंग जैसे उद्योग में ये भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक निर्णय का प्रभाव ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जेपी मॉर्गन चेस ने अपने इतिहास से ये सीखा था कि मजबूत नेतृत्व केवल विकास को गति नहीं देता, बल्कि कठिन समय में स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। आधुनिक युग में संगठन के नेतृत्व ने एक स्पष्ट सिद्धांत अपनाया: दीर्घकालिक सोच। अल्पकालिक उतार चढ़ाव, बाजार की अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धी दबाव के बावजूद संस्था ने उन निर्णयों को प्राथमिकता दी जो वर्षों और दशकों तक ग्राहकों और संगठन के लिए मूल्य उत्पन्न कर सकें।
यही दृष्टिकोण तकनीकी निवेश, तलिभा विकास, जोखिम नियंत्रण और ग्राहक संबंधों में दिखाई दिया। नेतृत्व का दूसरा प्रमुख तत्व था पारदर्शिता। इतनी बड़ी संस्था में विभिन्न व्यवसायों और क्षेत्रों के बीच समन्वय तभी संभव है जब निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट हो, उत्तरदायित्व परिभाषित हो और संचार प्रभावी हो। संगठन ने मजबूत घाषण संरचनाएं विकसित की, जिनमें बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन और विशेषज्ञ टीमों के बीच स्पष्ट भूमिकाएं निर्धारित की गईं। जोखिम प्रबंधन आधुनिक बैंकिंग की केंद्रीय आवश्यकता है। बैंक हर दिन ऋण, बाजार, परिचालन, साइबर और नियामकीय जोखिमों का सामना करते हैं। जेपी मॉर्गन चेस ने जोखिम प्रबंधन को केवल नियंत्रण कार्य नहीं माना, बल्कि सामरिक क्षमता के रूप में विकसित किया। संगठन ने उन्नत विश्लेषण, डेटा और विशेषज्ञता के माध्यम से संभावित चुनौतियों की पहचान और मूल्यांकन को अपनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाया। इस अनुशासित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि संस्था जटिल और परिवर्तनशील वातावरण में भी आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकी। ग्राहकों को भरोसा था कि उनका बैंक केवल अवसरों का पीछा नहीं करता, बल्कि जोखिमों को समझकर संतुलित निर्णय लेता है। यही भरोसा दीर्घकालिक संबंधों की नींव बनता गया। वैश्विक प्रतिष्ठा केवल आकार से नहीं बनती, इसके लिए निरंतर गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नैतिक आचरण की आवश्यकता होती है। जेपी मॉर्गन चेस ने अपने इतिहास के अनुरूप उच्च प्रोफेशनल मानकों को बनाए रखा। ग्राहक अपेक्षा करते थे कि संस्था जटिल समस्याओं का समाधान करेगी, संवेदनशील जानकारी की रक्षा करेगी और हर परिस्थिति में जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी। नेतृत्व ने प्रौद्योगिकी को रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखा। बैंकिंग का भविष्य डिजिटल प्रणालियों, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा पर आधारित होता जा रहा था। संगठन ने तकनीकी अवसंरचना, इंजीनियरिंग प्रतिभा और नवाचार में निरंतर निवेश किया। इसका उद्देश्य केवल दक्षता बढ़ाना नहीं था, बल्कि ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव और अधिक सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध कराना था। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण इस चरण में भी संगठन की पहचान बना रहा। चाहे कोई व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर रहा हो, कोई छोटा व्यवसाय नकदी प्रबंधन कर रहा हो, या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी जटिल वित्तीय समाधान चाहती हो, हर ग्राहक के लिए विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना संस्था का मूल उद्देश्य बना रहा। यही व्यापक ग्राहक प्रतिबद्धता संगठन को अन्य संस्थाओं से अलग करती रही। प्रतिभा विकास पर भी असाधारण ध्यान दिया गया। संगठन ने ये समझा कि उसकी दीर्घकालिक सफलता उसके लोगों की क्षमता और चरित्र पर निर्भर करती है। इसलिए प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, सहयोग और प्रोफेशनल उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया गया। विविध पृष्ठभूमियों के विशेषज्ञ एक साझा उद्देश्य के साथ काम करने लगे। वैश्विक उपस्थिति ने संस्था को विभिन्न आर्थिक चक्रों और बाजार परिस्थितियों को समझने का अवसर दिया। अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने से संगठन को व्यापक दृष्टिकोण मिला और वो ग्राहकों को अधिक सूचित सलाह प्रदान करने में सक्षम हुआ। साथ ही इस विविधता ने संस्था की स्थिरता को मजबूत किया, क्योंकि उसका व्यवसाय कई बाजारों और गतिविधियों में फैला हुआ था। नियामकों और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ जिम्मेदार संबंध बनाए रखना भी संस्था की प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण था। बैंकिंग में विश्वास का अर्थ केवल ग्राहकों का भरोसा नहीं है, इसका अर्थ ये भी है कि संस्था नियमों का सम्मान करे और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में सकारात्मक योगदान दे। जेपी मॉर्गन चेस ने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया। संगठन ने अपने इतिहास से ये भी सीखा कि सफलता के समय विनम्रता आवश्यक है। वित्तीय बाजार बदलते रहते हैं और चुनौतियां अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकती हैं। इसलिए निरंतर सीखना, आत्म-मूल्यांकन और सुधार की कल्चर बनाए रखना दीर्घकालिक नेतृत्व के लिए अनिवार्य है। ये मानसिकता संगठन को लचीला और अनुकूलनशील बनाए रखती है। नवाचार और अनुशासन का संयोजन संस्था की विशिष्ट पहचान बन गया। एक ओर संगठन नई तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं का विकास करता रहा, दूसरी ओर उसने जोखिम नियंत्रण, शासन और नैतिक मानकों से कभी समझौता नहीं किया। यही संतुलन स्थायी सफलता की कुंजी सिद्ध हुआ। वैश्विक ग्राहकों के लिए संस्था की प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ थी। जब किसी कंपनी, सरकार या निवेशक को जटिल वित्तीय निर्णय लेना होता, तो वो ऐसे साझेदार को प्राथमिकता देते जो अनुभवी, विश्वसनीय और वैश्विक दृष्टिकोण वाला हो। जेपी मॉर्गन चेस ने इसी भूमिका को निरंतर मजबूत किया। सामाजिक और सामुदायिक जिम्मेदारी पर भी ध्यान दिया गया। बैंकिंग संस्थाएं आर्थिक अवसरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उद्यमों को वित्त प्रदान करना, रोजगार सृजन का समर्थन करना और समुदायों में निवेश करना संस्था के व्यापक प्रभाव का हिस्सा बना।
इससे संगठन की भूमिका केवल व्यावसायिक संस्था तक सीमित नहीं रही। अध्याय 8 का सार ये है कि आधुनिक जेपी मॉर्गन चेस की वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत नेतृत्व, दीर्घकालिक दृष्टि, जोखिम प्रबंधन, तकनीकी निवेश और ग्राहक प्रतिबद्धता पर आधारित है। ऐतिहासिक विरासत से प्राप्त सिद्धांतों को आधुनिक संरचना के साथ जोड़कर संगठन ने स्वयं को विश्व वित्त के सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली अनुसंस्थानों में स्थापित किया। अब संस्था केवल इतिहास की विरासत नहीं थी, वो आकृव रूप से भविष्य का निर्माण कर रही थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि वैश्विक वित्तीय संकट जैसे कठिन समय में इस नेतृत्व और अनुशासन की वास्तविक परीक्षा कैसे हुई और संगठन ने उस चुनौती से क्या सीखा। अब 9वें अध्याय में जानते हैं वैश्विक वित्तीय संकट और दृढ़ता की परीक्षा। तो 21वीं सदी के पहले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक परस्पर जुड़ी हुई और जटिल हो चुकी थी। पूंजी बाजारों का विस्तार हो रहा था, वित्तीय उत्पाद अधिक परिष्कृत बन रहे थे और दुनिया भर की संस्थाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ती जा रही थीं। ये वातावरण अवसरों से भरा था, लेकिन इसके साथ जोखिम भी अधिक जटिल और व्यापक हो गए थे। ऐसे समय में किसी वित्तीय संस्था की वास्तविक शक्ति केवल उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों की गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन की क्षमता और संकट के समय नेतृत्व से मापी जाती है। यही परीक्षा वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान जेपी मॉर्गन चेस के सामने आई। वित्तीय संकट अचानक उत्पन्न नहीं होते, वे प्रायः लंबे समय तक विकसित होती कमजोरियों, अत्यधिक आशावाद, जोखिमों के गलत आकलन और बाजारों की परस्पर निर्भरता के परिणाम होते हैं। जब आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं तो ये कमजोरियां तेजी से सामने आती हैं। वैश्विक वित्तीय संकट ने दुनिया भर के बैंकों, निवेशकों, व्यवसायों और परिवारों को प्रभावित किया। अनिश्चितता बढ़ी, विश्वास कमजोर हुआ और वित्तीय प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा। ऐसे वातावरण में ग्राहकों को सबसे अधिक आवश्यकता स्थिर और विश्वसनीय संस्थाओं की होती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका बैंक मजबूत है, सावधानीपूर्वक निर्णय लेता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों को निभाने में सक्षम है। जेपी मॉर्गन चेस के लिए ये केवल बाजार की चुनौती नहीं थी, ये उसकी संस्कृति और सिद्धांतों की वास्तविक परीक्षा थी। संकट से पहले के वर्षों में संगठन ने जोखिम प्रबंधन, विविधीकरण और अनुशासित निर्णय प्रक्रिया पर लगातार बल दिया था। इसका अर्थ ये नहीं था कि चुनौतियां नहीं आएंगी, बल्कि ये कि संस्था जटिल परिस्थितियों को समझने और उनका सामना करने के लिए अधिक तैयार होगी। जब बाजारों में अस्थिरता बढ़ी, तब यही तैयारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। संकट के दौरान नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। वरिष्ठ प्रबंधन को तेजी से बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करना था, ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी थी, कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा देनी थी और नियामकों के साथ समन्वय बनाए रखना था। ऐसे समय में अनुभव, अनुशासन और शांत निर्णय क्षमता अमूल्य सिद्ध होते हैं। संगठन के नेतृत्व ने दीर्घकालिक स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जेपी मॉर्गन चेस की विविध व्यावसायिक संरचना भी एक महत्वपूर्ण सहायक कारक रही। व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन और अन्य सेवाओं का संतुलन संगठन को एक व्यापक आधार प्रदान करता था। ये विविधता विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों में संगठन की लचीलापन बढ़ाने में सहायक बनी। जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और डेटा विश्लेषण ने नेतृत्व को तेजी से निर्णय लेने में सहायता की। संभावित प्रभावों का मूल्यांकन, पूंजी और तरलता की स्थिति की निगरानी और ग्राहक गतिविधियों का विश्लेषण, इन सभी ने संस्था को अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया। ये स्पष्ट हुआ कि तकनीकी निवेश और विश्लेषणात्मक क्षमता संकट के समय कितनी महत्वपूर्ण होती है। ग्राहकों के साथ संबंध इस अवधि में और अधिक मजबूत हुए। अनिश्चितता के समय व्यवसायों और निवेशकों को विश्वसनीय सलाह और स्थिर वित्तीय साझेदार की आवश्यकता होती है। संस्था ने अपनी विशेषज्ञता और व्यापक सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को जटिल परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान किया। इसने विश्वास को और गहरा किया। वित्तीय संकट ने पूरे उद्योग को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। सबसे प्रमुख सबक ये था कि जोखिमों को समझना और नियंत्रित करना किसी भी रणनीति का केंद्र होना चाहिए। दूसरा, पर्याप्त पूंजी और तरलता संस्था की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तीसरा, संस्कृति और नेतृत्व तकनीकी प्रणालियों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। चौथा, ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जेपी मॉर्गन चेस ने इस अवधि से सीखी गई शिक्षाओं को अपनी प्रक्रियाओं और रणनीति में और गहराई से समाहित किया। नियंत्रण ढांचों को मजबूत किया गया, विश्लेषणात्मक क्षमताओं को विस्तारित किया गया और संभावित जोखिमों की पहचान के लिए और उन्नत प्रणालियां विकसित की गई। संस्था ने यह सुनिश्चित किया कि संकट से मिली शिक्षाएं भविष्य की तैयारी को और बेहतर बनाएं। इस अनुभव ने संगठन की प्रतिष्ठा को भी सुदृढ़ किया।
ग्राहकों, बाजारों और व्यापक समाज ने देखा कि मजबूत संस्थागत संस्कृति और अनुशासित मंथन कठिन परिस्थितियों में कितना अंतर पैदा कर सकते हैं। ये प्रतिष्ठा कई वर्षों की तैयारी और सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसे संकट ने और अधिक स्पष्ट कर दिया। नियामकीय वातावरण भी इस संकट के बाद बदल गया। वैश्विक स्तर पर बैंकिंग मानकों, रिपोर्टिंग और जोखिम प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। जेपी मॉर्गन चेस ने इन परिवर्तनों को अपनी दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप अपनाया। संस्था के लिए मजबूत नियंत्रण और अनुपालन पहले से ही महत्वपूर्ण थे, अब उनकी भूमिका और अधिक केंद्रीय हो गई। संकट ने नेतृत्व को यह भी सिखाया कि अनिश्चितता स्थायी है, इसलिए किसी भी सफल संस्था को लचीला, डेटा आधारित और निरंतर सीखने वाला होना चाहिए। जेपी मॉर्गन चेस ने इसी मानसिकता को आगे बढ़ाया। सफलता को अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखा। कर्मचारियों के लिए भी ये अवधि महत्वपूर्ण सीख का समय था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि उनकी दैनिक जिम्मेदारियां, चाहे वो जोखिम विश्लेषण में हो, तकनीकी प्रणालियों में, ग्राहक सेवा में या परिचालन नियंत्रण में हो, संस्था की समग्र स्थिरता में कितना योगदान देती हैं। इससे साझा उद्देश्य की भावना और मजबूत हुई। वैश्विक वित्तीय संकट ने यह सिद्ध किया कि महान संस्थाएं कठिन समय में ही पहचानी जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब अनिश्चितता, दबाव और तेज परिवर्तन एक साथ सामने आते हैं। जेपी मॉर्गन चेस ने इस चुनौती का सामना अपने ऐतिहासिक मूल्यों, विश्वास, अनुशासन और जिम्मेदारी के आधार पर किया। संकट के बाद संस्था और अधिक मजबूत, सतर्क और तकनीकी रूप से उन्नत बनकर उभरी। उसने अपनी विविध व्यावसायिक संरचना, वैश्विक नेटवर्क और प्रतिभा आधार का उपयोग करते हुए ग्राहकों को व्यापक समाधान प्रदान करना जारी रखा। साथ ही उसने जोखिम प्रबंधन और शासन को अपनी रणनीति के केंद्र में रखा। अध्याय 9 का सार यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट जेपी मॉर्गन चेस के लिए निर्णायक परीक्षा थी। इस अवधि ने सिद्ध किया कि मजबूत संस्कृति, स्पष्ट नेतृत्व, विविध व्यावसायिक मॉडल और अनुशासित जोखिम प्रबंधन दीर्घकालिक सफलता के लिए कितने आवश्यक हैं। संकट ने संस्था को कमजोर नहीं किया, उसने उसे और अधिक परिपक्व और सुदृढ़ बनाया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि संकट के बाद के वर्षों में संस्था ने तकनीक, डिजिटल बैंकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार के माध्यम से भविष्य की बैंकिंग को कैसे आकार देना शुरू किया। अब 10वें अध्याय में जानते हैं डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और भविष्य की बैंकिंग। तो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग उद्योग ने एक नए युग में प्रवेश किया। अब सफलता केवल पूंजी, शाखाओं और प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं रही। तकनीक, डेटा और डिजिटल अनुभव उतने ही महत्वपूर्ण हो गए। ग्राहक अपने मोबाइल फोन से तत्काल बैंकिंग सेवाएं चाहते थे। व्यवसाय तेज भुगतान प्रणालियों, उन्नत विश्लेषण और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म की अपेक्षा कर रहे थे। वैश्विक संस्थानों को ऐसी बैंकिंग संरचना चाहिए थी जो 24 घंटे, अनेक बाजारों और विभिन्न नियमों के बीच निर्बाध रूप से कार्य कर सके। इस बदलते परिदृश्य में जेपी मॉर्गन चेस ने तकनीक को अपनी रणनीति के केंद्र में रखकर भविष्य की बैंकिंग को आकार देना शुरू किया। संस्था के नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि बैंकिंग का मूल सिद्धांत विश्वास अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उस विश्वास को प्रदान करने के साधन तेजी से बदल रहे हैं। पहले ग्राहक शाखा, चेकबुक और कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से बैंक से जुड़ते थे। अब वे मोबाइल ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल वॉलेट और स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से बैंकिंग अनुभव प्राप्त कर रहे थे। इस परिवर्तन को केवल तकनीकी उन्नयन के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि ग्राहक संबंधों के पुनर्निर्माण के अवसर के रूप में देखा गया। जेपी मॉर्गन चेस ने प्रौद्योगिकी को संगठन के प्रत्येक स्तर पर एकीकृत किया। व्यक्तिगत बैंकिंग में मोबाइल और ऑनलाइन सेवाओं को अधिक सहज बनाया गया, ताकि ग्राहक खातों की जानकारी देख सकें, भुगतान कर सकें, धन स्थानांतरित कर सकें और अपनी वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकें। छोटे व्यवसायों के लिए नकदी प्रबंधन और भुगतान समाधान विकसित किए गए। बड़े निगमों के लिए वैश्विक ट्रेजरी सेवाएं, उन्नत डेटा रिपोर्टिंग और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए। डिजिटल परिवर्तन का अर्थ केवल सुविधा नहीं था, इसका अर्थ था अधिक सटीकता, गति और व्यक्तिकरण। डेटा विश्लेषण की सहायता से संस्था ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर समझने लगी। इससे उत्पादों और सेवाओं को अधिक प्रासंगिक बनाया जा सका। ग्राहक अनुभव को लगातार बेहतर करने के लिए उपयोगकर्ता व्यवहार, सेवा पैटर्न और परिचालन प्रदर्शन का अध्ययन किया गया। इस डेटा आधारित दृष्टिकोण ने बैंकिंग को अधिक बुद्धिमान और उत्तरदायी बनाया।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग ने इस परिवर्तन को नई शक्ति प्रदान की। इन तकनीकों का उपयोग धोखाधड़ी की पहचान, जोखिम विश्लेषण, दस्तावेज प्रसंस्करण और ग्राहक सहायता में किया जाने लगा। इससे निर्णय अधिक तेज और सटीक हुए। साथ ही कर्मचारियों को जटिल और उच्च मूल्य वाले कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। संस्था ने इन तकनीकों को जिम्मेदारी और नियंत्रण के साथ अपनाया ताकि नवाचार और विश्वसनीयता दोनों सुरक्षित रहें। साइबर सुरक्षा इस युग की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक बन गई। जैसे जैसे बैंकिंग अधिक डिजिटल हुई, डेटा और प्रणालियों की सुरक्षा का महत्व बढ़ता गया। ग्राहकों का विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी जानकारी सुरक्षित रहे और सेवाएं विश्वसनीय रूप से उपलब्ध रहें। जेपी मॉर्गन चेज ने सुरक्षा अवसंरचना, विशेषज्ञ प्रतिभा और उन्नत निगरानी प्रणालियों में निरंतर निवेश किया। ये निवेश संस्था की प्रतिष्ठा और स्थिरता का आवश्यक आधार बना। डिजिटल बैंकिंग ने भौगोलिक सीमाओं के महत्व को कम कर दिया। अब ग्राहक किसी भी स्थान से सेवाओं तक पहुंच सकते थे। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी, क्योंकि ग्राहक अपेक्षाएं लगातार ऊंची होती गईं। संस्था ने इस चुनौती को अवसर के रूप में लिया और उपयोग में सरल, तेज और सुरक्षित डिजिटल अनुभव विकसित किए। शाखाओं की भूमिका समाप्त नहीं हुई, बल्कि वे अधिक सलाह केंद्रित और संबंध आधारित बन गई। भुगतान प्रणालियों में नवाचार ने बैंकिंग के स्वरूप को और बदल दिया। व्यवसाय और उपभोक्ता तेज, विश्वसनीय और कम बाधाओं वाले भुगतान समाधान चाहते थे। संस्था ने आधुनिक भुगतान नेटवर्क, डिजिटल प्रोसेसिंग और वैश्विक लेनदेन क्षमताओं को मजबूत किया। इससे वो वैश्विक व्यापार और दैनिक आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रदान करने लगी। क्लाउड कंप्यूटिंग, स्वचालन और आधुनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पद्धतियों ने तकनीकी विकास की गति बढ़ा दी। नई सुविधाएं अधिक तेजी से विकसित और तैनात की जा सकीं। परिचालन प्रक्रियाएं अधिक कुशल हुईं। प्रणालियों की विश्वसनीयता और स्केलेबिलिटी बढ़ी। संस्था ने तकनीकी संगठन को अपनी स्ट्रैटेजिक क्षमता के रूप में विकसित किया, न कि केवल समर्थन कार्य के रूप में। नवाचार के साथ नैतिकता और शासन को समान महत्व दिया गया। नई तकनीकों के उपयोग में पारदर्शिता, गोपनीयता, निष्पक्षता और नियामकीय अनुपालन आवश्यक थे। संस्था ने ये सुनिश्चित किया कि तकनीकी विकास जिम्मेदार सिद्धांतों और मजबूत नियंत्रण ढांचों के भीतर हो। इससे ग्राहकों और नियामकों दोनों का विश्वास बना रहा। डिजिटल परिवर्तन ने कर्मचारियों की भूमिकाओं को भी बदला। तकनीकी विशेषज्ञ, डेटा वैज्ञानिक, साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल और प्रोडक्ट मैनेजर संगठन के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाने लगे। साथ ही पारंपरिक बैंकिंग विशेषज्ञों ने नई तकनीकों के साथ काम करना सीखा। इस सहयोग ने वित्त और तकनीक के बीच एक शक्तिशाली साझेदारी बनाई। ग्राहकों के लिए इसका परिणाम था अधिक सहज और व्यापक बैंकिंग अनुभव। वे अपने मोबाइल उपकरणों से दैनिक लेन देन कर सकते थे, व्यवसाय उन्नत डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सकते थे और बड़े संस्थान वैश्विक वित्तीय समाधान एकीकृत रूप से प्राप्त कर सकते थे। तकनीक ने बैंकिंग को अधिक व्यक्तिगत, अधिक त्वरित और अधिक सुलभ बना दिया। प्रतिस्पर्धी दृष्टि से तकनीक ने संस्था को दीर्घकालिक लाभ प्रदान किया। बड़े पैमाने पर निवेश, मजबूत इंजीनियरिंग संस्कृति और ऐतिहासिक ग्राहक संबंधों का संयोजन एक शक्तिशाली मॉडल साबित हुआ। संस्था ने पारंपरिक बैंकिंग की विश्वसनीयता और आधुनिक तकनीक की गति को एक साथ जोड़ने में सफलता पाई। डिजिटल युग ने यह भी सिद्ध किया कि बैंकिंग का मूल उद्देश्य नहीं बदला है। लोग अब भी सुरक्षा, सुविधा और विश्वसनीय सलाह चाहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये सेवाएं नई तकनीकों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। जेपी मॉर्गन चेज ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखते हुए इन नई संभावनाओं को अपनाया। नवाचार की संस्कृति ने संगठन को भविष्य के लिए तैयार किया। नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि तकनीकी परिवर्तन एक बार की परियोजना नहीं, बल्कि निरंतर यात्रा है। सीखना, प्रयोग करना और सुधार करना संगठन की स्थायी आदतें बन गईं। यही मानसिकता उसे बदलते उद्योग में अग्रणी बनाए रखती है। अध्याय 10 का सार ये है कि जेपी मॉर्गन चेज ने डिजिटल परिवर्तन को अपनी स्ट्रैटेजिक पहचान का अभिन्न हिस्सा बना लिया। मोबाइल बैंकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकी अवसंरचना ने उसे भविष्य की बैंकिंग के निर्माण में अग्रणी बना दिया। संस्था ने यह सिद्ध किया कि परंपरा और नवाचार विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को सशक्त बनाने वाले तत्व हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ये संस्था समाज, समुदायों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान देकर अपनी भूमिका को केवल एक बैंक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्तर तक लेकर गई।
अब 11वें अध्याय में जानते हैं समाज, समुदाय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान। तो किसी महान संस्था की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितनी बड़ी है या उसकी सेवाएं कितनी व्यापक हैं। उसकी वास्तविक महत्ता इस बात में निहित होती है कि वो समाज, समुदायों और व्यापक अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव डालती है। जेपी मॉर्गन चेस की दीर्घकालिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि उसने स्वयं को केवल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी के रूप में नहीं देखा। उसने अपनी भूमिका को आर्थिक अवसरों के विस्तार, उद्यमिता के समर्थन, समुदायों के विकास और वैश्विक आर्थिक संरचना को मजबूत करने वाली संस्था के रूप में समझा। बैंकिंग का मूल उद्देश्य लोगों और संसाधनों को उत्पादक अवसरों से जोड़ना है। जब कोई बैंक किसी छोटे व्यवसाय को पूंजी उपलब्ध कराता है तो वो केवल ऋण नहीं देता, वो रोजगार, नवाचार और स्थानीय विकास की संभावना को समर्थन देता है। जब किसी परिवार को घर खरीदने में सहायता मिलती है तो वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है। जब बड़ी कंपनियों को पूंजी और सलाह मिलती है तो उद्योगों का विस्तार होता है और व्यापक आर्थिक गतिविधि को गति मिलती है। इस प्रकार बैंकिंग का प्रभाव समाज के लगभग हर स्तर तक पहुंचता है। जेपी मॉर्गन चेज ने इस प्रभाव को जिम्मेदारी के साथ समझा। उसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है समुदायों में निवेश करना और आर्थिक अवसरों को अधिक व्यापक बनाना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी, सीमित अवसर या संरचनात्मक चुनौतियां होती हैं। वित्तीय संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। संस्था ने विभिन्न पहलों के माध्यम से कौशल विकास, स्थानीय उद्यमिता और सामुदायिक विकास का समर्थन किया। छोटे व्यवसाय किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होते हैं। वे नवाचार को जन्म देते हैं, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करते हैं और समुदायों को आर्थिक रूप से सक्रिय रखते हैं। जेपी मॉर्गन चेज ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकिंग, भुगतान, नकदी प्रबंधन और परामर्श सेवाओं को मजबूत बनाया। इससे उद्यमियों को अपने विचारों को वास्तविक व्यवसायों में बदलने और उन्हें विकसित करने में सहायता मिली। आवास और गृह स्वामित्व आर्थिक स्थिरता के महत्वपूर्ण आधार हैं। जब परिवार सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त करते हैं तो उनके लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाना आसान होता है। बैंकिंग संस्थाएं इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संस्था ने जिम्मेदार गृहलित्त और संबंधित सेवाओं के माध्यम से लाखों परिवारों के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। ये प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे समुदायों की स्थिरता को मजबूत करता है। शिक्षा और कौशल विकास भी आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए आवश्यक हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सफलता के लिए लोगों को नई तकनीकों और बदलते उद्योगों के अनुरूप कौशल की आवश्यकता होती है। संस्था ने विभिन्न पहलों के माध्यम से शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्यबल विकास को समर्थन देकर ये स्वीकार किया कि दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति मानव क्षमता के विकास पर निर्भर करती है। वैश्विक स्तर पर जेपी मॉर्गन चेस की भूमिका और भी व्यापक है। ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और पूंजी प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रदान करती है। जब कंपनियां विभिन्न देशों में विस्तार करती हैं, जब सरकारें परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाती हैं या जब निवेशक संसाधनों को उत्पादक क्षेत्रों में लगाते हैं, तब वित्तीय संस्थाएं इस प्रक्रिया को सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार संस्था वैश्विक आर्थिक गतिविधि के सुचारू संचालन में योगदान देती है। नवाचार को समर्थन देना भी संस्था के व्यापक प्रभाव का हिस्सा है। नई कंपनियां और उभरते उद्योग अक्सर पूंजी, बैंकिंग सेवाओं और रणनीतिक सलाह पर निर्भर करते हैं। जब वित्तीय संस्थाएं ऐसे उद्यमों का समर्थन करती हैं तो वे भविष्य की तकनीकों, सेवाओं और आर्थिक अवसरों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं। ये भूमिका विशेष रूप से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामुदायिक विकास में दीर्घकालिक दृष्टिकोण आवश्यक होता है। केवल तात्कालिक सहायता पर्याप्त नहीं होती। स्थायी परिवर्तन के लिए शिक्षा, बुनियादी ढांचे, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन पर निरंतर ध्यान देना पड़ता है। संस्था ने इस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया और आर्थिक अवसरों के विस्तार को अपनी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। वित्तीय शिक्षा भी समाज में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। जब लोग बचत, बजट, ऋण और निवेश के सिद्धांतों को बेहतर समझते हैं तो वे अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। वित्तीय संस्थाएं इस ज्ञान के प्रसार में सहायक भूमिका निभा सकती हैं। जागरूकता लंबे समय में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्थिरता को मजबूत करती है। पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता भी आधुनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था नए अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रही है।
दीर्घकालिक निवेश और वित्तीय निर्णयों में व्यापक आर्थिक और सामाजिक कारकों को समझना आवश्यक है। संस्था ने अपने निर्णयों में दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने की कला विकसित की। कर्मचारियों की स्वयंसेवी भागीदारी और सामुदायिक जुड़ाव ने भी संगठन की भूमिका को विस्तृत किया। जब कर्मचारी स्थानीय स्तर पर योगदान देते हैं तो संस्था और समुदायों के बीच संबंध और गहरे होते हैं। इससे संगठनात्मक संस्कृति में उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। आर्थिक असमानताओं को कम करने और अवसरों को अधिक व्यापक बनाने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पूंजी, सलाह और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाकर बैंक विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए लाभकारी है। इतिहास की दृष्टि से ये भूमिका नई नहीं है। संस्था की प्रारंभिक जड़ों में ही ये विचार मौजूद था कि बैंकिंग का उद्देश्य आर्थिक विकास को सक्षम बनाना है। समय के साथ ये विचार और व्यापक हुआ। आज ये व्यक्तिगत परिवारों से लेकर वैश्विक आर्थिक संरचना तक विभिन्न स्तरों पर दिखाई देता है। अध्याय 11 का सार ये है कि जेपी मॉर्गन चेस की सफलता केवल बैंकिंग सेवाओं की उत्कृष्टता पर आधारित नहीं है। उसकी वास्तविक शक्ति इस बात में भी निहित है कि वो आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देती है, समुदायों को सशक्त बनाती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही व्यापक दृष्टिकोण उसे एक साधारण कंपनी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण संस्था बनाता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम उन मूल सिद्धांतों का समग्र अनुशीलन करेंगे जिन्होंने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक इस संस्था को विकसित किया, और समझेंगे कि जेपी मॉर्गन चेस की सफलता से उद्यमियों, नेताओं और संगठनों को क्या स्थायी सीख मिलती है। अब आखिरी 12वें अध्याय में जानते हैं स्थायी सिद्धांत और सफलता के सार्वकालिक सबक। तो दोस्तों, 2 शताब्दियों से अधिक की यात्रा के बाद जेपी मॉर्गन चेस केवल एक विशाल बैंकिंग संस्था के रूप में नहीं खड़ी है, बल्कि ये इस बात का जीवंत उदाहरण है कि महान संस्थाएं समय, संकट, तकनीकी परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं से गुजरते हुए कैसे विकसित होती हैं। इसकी कहानी किसी एक व्यक्ति, एक युग या एक रणनीति की कहानी नहीं है। ये उन मूल सिद्धांतों की कहानी है जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रखे गए, लगातार परिष्कृत किए गए और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप लागू किए गए। यही सिद्धांत इसकी स्थायी सफलता का वास्तविक आधार हैं। इस यात्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। बैंकिंग उद्योग में ग्राहक अपनी बचत, योजनाएं और आर्थिक भविष्य किसी संस्था को सौंपते हैं। ये निर्णय केवल उत्पादों या सुविधाओं के आधार पर नहीं लिया जाता, इसका आधार भरोसा होता है। यदि संस्था ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करती है, तो वो समय के साथ गहरा विश्वास अर्जित करती है। यही विश्वास संकटों में उसकी रक्षा करता है और अवसरों के समय उसके विकास को गति देता है। दूसरी सीख है, प्रतिष्ठा धीरे धीरे बनती है। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन की विरासत से लेकर आधुनिक डिजिटल बैंकिंग तक संगठन ने बार बार ये सिद्ध किया कि प्रतिष्ठा किसी विज्ञापन अभियान का परिणाम नहीं होती। ये हजारों छोटे और बड़े निर्णयों से बनती है। हर ग्राहक के साथ व्यवहार, हर रिस्क का मूल्यांकन, हर कठिन परिस्थिति में लिया गया निर्णय, ये सभी मिलकर संस्था के चरित्र को परिभाषित करते हैं। तीसरी सीख है, दीर्घकालिक दृष्टि अल्पकालिक उतार चढ़ाव से अधिक महत्वपूर्ण है। सफल संस्थाएं केवल तात्कालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, वे ऐसे निवेश करती हैं जो वर्षों तक लाभ प्रदान करें, चाहे वो प्रतिभा विकास हो, तकनीकी अवसंरचना हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या ग्राहक संबंध। जेपी मॉर्गन चेज ने बार बार ये दिखाया कि धैर्य और दीर्घकालिक सोच स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का स्रोत बनते हैं। चौथी सीख है, अनुशासन के बिना विकास टिकाऊ नहीं होता। बैंकिंग का इतिहास ये बताता है कि अत्यधिक उत्साह और अपर्याप्त नियंत्रण अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इसके विपरीत मजबूत शासन, सावधानीपूर्ण निर्णय और संतुलित रिस्क मैनेजमेंट संस्था को कठिन समय में भी सुरक्षित रखते हैं। जेपी मॉर्गन चेस की सफलता इस अनुशासित दृष्टिकोण का परिणाम है। पांचवी सीख है, ग्राहक केंद्र में होने चाहिए। चेस की विरासत ने यह सिद्ध किया कि महान संस्थाएं ग्राहक की वास्तविक आवश्यकताओं को समझती हैं और उनके आर्थिक जीवन में विश्वसनीय भागीदार बनती हैं। चाहे कोई व्यक्ति दैनिक बैंकिंग कर रहा हो, कोई छोटा व्यवसाय विस्तार कर रहा हो या कोई वैश्विक निगम जटिल वित्तीय समाधान खोज रहा हो, ग्राहक के हितों को प्राथमिकता देना दीर्घकालिक सफलता का आधार है। छठी सीख है, परंपरा और नवाचार साथ साथ चल सकते हैं।
कई संस्थाएं या तो अपनी विरासत से चिपक जाती हैं या परिवर्तन के दबाव में अपनी पहचान खो देती हैं। जेपी मॉर्गन चेज ने दोनों के बीच संतुलन बनाया। उसने अपनी ऐतिहासिक संस्कृति, विश्वास, अनुशासन और जिम्मेदारी को बनाए रखा और साथ ही डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक नवाचार को अपनाया। यही संतुलन उसे लगातार प्रासंगिक बनाए रखता है। 7वीं सीख है, प्रतिभा किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति है। तकनीक, पूंजी और ब्रांड महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः निर्णय लोग लेते हैं। ऐसे कर्मचारी और नेता जो क्षमता, चरित्र और उद्देश्य के साथ काम करते हैं, संस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। संगठन ने प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और सहयोग को प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित किया कि उसकी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। 8वीं सीख है, संकट अवसर भी होते हैं। महामंदी, वैश्विक वित्तीय संकट और अन्य चुनौतियों ने संगठन की परीक्षा ली, लेकिन प्रत्येक संकट ने उसे अधिक मजबूत और परिपक्व बनाया। कठिन समय ये स्पष्ट करते हैं कि कौन से सिद्धांत वास्तव में संगठन के केंद्र में हैं। यदि संस्था अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहती है, तो संकट दीर्घकालिक मजबूती का स्रोत बन सकते हैं। 9वीं सीख है, विविधता और एकीकरण से शक्ति उत्पन्न होती है। जेपी मॉर्गन चेस की संरचना में व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट सेवाएं, निवेश बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन और प्रौद्योगिकी का समन्वय है। ये विविधता संस्था को अनेक आर्थिक परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करती है, साथ ही ग्राहकों को व्यापक समाधान उपलब्ध कराती है। अलग अलग क्षमताओं को एक साझा उद्देश्य के अंतर्गत जोड़ना महान संस्थाओं की विशेषता है। 10वीं सीख है, जिम्मेदारी के साथ शक्ति का उपयोग करना आवश्यक है। बड़ी वित्तीय संस्थाओं का प्रभाव व्यापक होता है। वे आर्थिक अवसरों, निवेश, रोजगार और समुदायों पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए उनके निर्णयों में केवल व्यावसायिक सफलता ही नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक प्रभावों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जेपी मॉर्गन चेज ने अपनी भूमिका को इसी व्यापक दृष्टिकोण से देखा। 11वीं सीख है, निरंतर सीखना सफलता की शर्त है। बाजार बदलते हैं, तकनीक विकसित होती है और ग्राहक अपेक्षाएं रूपांतरित होती रहती हैं। जो संस्था सीखना बंद कर देती है, वो धीरे धीरे पीछे रह जाती है। संगठन ने जिज्ञासा, विश्लेषण और सुधार की संस्कृति विकसित की, जिसने उसे प्रत्येक युग में नई चुनौतियों के अनुरूप ढलने में सक्षम बनाया। 12वीं और अंतिम सीख है, महान संस्थाएं उद्देश्य से प्रेरित होती हैं। केवल आकार या प्रतिष्ठा पर्याप्त नहीं होती। दीर्घकालिक सफलता तब मिलती है जब संस्था स्पष्ट रूप से समझती है कि वो क्यों अस्तित्व में आई है। जेपी मॉर्गन चेस का मूल उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को सक्षम बनाना, ग्राहकों को सशक्त बनाना और समाज में स्थिरता और अवसरों का विस्तार करना रहा है। यही उद्देश्य उसकी रणनीति और संस्कृति को दिशा देता है। यदि हम इसकी पूरी यात्रा पर दृष्टि डालें तो एक अद्भुत निरंतरता दिखाई देती है। मैनहट्टन कंपनी की प्रारंभिक ग्राहक सेवा, चेस की कम्युनिटी केंद्रित बैंकिंग, जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन का अनुशासित वित्तीय नेतृत्व, आधुनिक तकनीकी नवाचार और वैश्विक संचालन, ये सभी अलग अलग अध्याय नहीं, बल्कि एक ही कहानी के परस्पर जुड़े हुए भाग हैं। हर पीढ़ी ने पिछले अनुभवों को आधार बनाकर संस्था को अगले स्तर तक पहुंचाया। उद्यमियों के लिए ये कहानी ये बताती है कि महान व्यवसाय किसी एक विचार से नहीं, बल्कि विश्वसनीय संस्कृति और लंबे समय तक बनाए गए संबंधों से बनते हैं। नेताओं के लिए ये दर्शाती है कि चरित्र और दृष्टि स्ट्रैटेजी जितने ही महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारियों के लिए ये प्रेरणा है कि उत्कृष्टता और जिम्मेदारी से किया गया दैनिक कार्य पीढ़ियों तक प्रभाव छोड़ सकता है। समाज के लिए ये उदाहरण है कि मजबूत संस्थाएं आर्थिक अवसरों और स्थिरता दोनों को बढ़ावा दे सकती हैं। जेपी मॉर्गन चेस की सफलता का वास्तविक अर्थ ये नहीं कि उसने बैंकिंग उद्योग में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि उसने समय के साथ ये सिद्ध किया कि विश्वास, अनुशासन, नवाचार और सेवा जैसे मूल्य आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने 200 वर्ष पहले थे। तकनीक बदलती है, बाजार बदलते हैं, नेतृत्व बदलता है, लेकिन मूल सिद्धांत स्थायी रहते हैं। इस प्रकार जेपी मॉर्गन चेस की कहानी एक कंपनी की कहानी से कहीं अधिक है। ये मानव संगठन, आर्थिक प्रगति और दीर्घकालिक नेतृत्व की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जब कोई संस्था स्पष्ट उद्देश्य, उच्च मानदंडों और निरंतर सीखने की संस्कृति के साथ आगे बढ़ती है, तो वो न केवल व्यावसायिक सफलता प्राप्त करती है, बल्कि इतिहास में स्थायी स्थान भी अर्जित करती है। यही है जेपी मॉर्गन चेस की सफलता का सार। विश्वास से आरंभ, अनुशासन से निर्माण, नवाचार से विस्तार और जिम्मेदारी से स्थायित्व। यही सिद्धांत उसे अतीत में महान बनाते रहे हैं, वर्तमान में प्रासंगिक बनाए हुए हैं और भविष्य में भी नेतृत्व की दिशा प्रदान करते रहेंगे।
तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको ये जेपी मॉर्गन कंपनी की आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।